तो पता चला कि मेरे हार्ट में होल है। ओह गॉड। हाँ, तो फिर लेके गए मुझे पीजीआई चंडीगढ़ में, मम्मी लेके गए। तो उन्होंने कहा कि इसके तब इतने ऑपरेशंस होते नहीं थे, उन्होंने बोला कि 50-50% चांस है कि ये बचेगी या नहीं। वो एक्टर है लड़का, उसने मुझे बोला कि क्यों करनी मारवाड़ी फिल्म, तुम हिंदी की स्टार बनने वाली हो तो मना कर दो। तो मैंने बोला मैं हिंदी की स्टार बनने वाली हूँ। बोलते हैं हाँ तो तुम बोलो मुझे नहीं करनी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं तो हाँ बोला ही। तो बोलते तुम पैसे ज़्यादा मांगो। मैं बिल्कुल ही उसमें अब कन्विंस नहीं थी? बिल्कुल कन्विंस नहीं थी। तो वो बोलते मैं इसको क्यों बोलूँ, ये बदसूरत लगती। शाहरुख बोल रहे थे इतना क्यूट कर जाऊंगी स्टेज से, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। और मैंने भगवान का हरिओम हरिओम पूरा ऐसे चल रहा है मेरे अंदर। और मैं जाते ही अमित जी के पैर में बैठ गई। मैंने कहा इतनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, मेरे साथ नहीं थोड़ा सा कर सकते। आपके पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं बोल सकती कि उस टाइम उनका किसके साथ अफेयर चल रहा था, ये नहीं बताऊंगी। और वो मुझे बता देते थे इसके साथ है। मेरे कपड़े बदलवा देती थी एक्ट्रेसेस। क्या बोल रहे हैं आप? डायरेक्टर ने मुझे कभी रोज हर रोज बोले आइए आप डिनर इकट्ठे करते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि जब आप कैरेक्टर रोल कर रहे हो वाकई में दिल में लगाओ यार ये रोल अगर मैं करती ना यार मैं कहाँ तक ले जाती है रोल को, ऐसा हुआ और वाकई में लगा अंदर? कई बार लगा। कभी हुआ है, नाम नहीं पूछे, कोई ए लिस्ट एक्टर ने आपके साथ फ्लर्ट वर्ट किया क्या? हाँ, घर में मैं थी, अपने 1 रूम किचन का हमारे पास फ्लैट होता था। मेरे को रात को 11:30 बजे उनका फ़ोन आया और वो मुझे बोलते हैं कि सन एंड सैंड्स आ जाओ, हम लोग सिटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा कुत्तिया, आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आपका पॉडकास्ट है। पंजाबी में गालियाँ निकाली, तू मेरे बाप तो ज़्यादा वड्डी उम्र। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप चले गए तो आप अब मेरे साथ नहीं रहोगे। सिद्धार्थ आप बिलीव करोगे कुछ नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी, पूरे पर्दे हिले, हर चीज़ हिली उस वक्त। और ये सपना नहीं था, मतलब जैसे उन्होंने कहा होगा कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और मैं आज भी उनकी प्रेजेंस अपने घर में महसूस करती हूँ। आपने ऑडिशन किया था क्या मैंने प्यार किया के लिए? आपने कपिल शर्मा का शो छोड़ा क्या? और क्या उन्होंने छुड़वाया, आपने छोड़ा, क्या था वो? उस टाइम कुछ अजीब अलग माहौल हो चुका था, हमारे सेट का भी माहौल एक अलग हो गया था। जब आदमी कुछ बड़ा बनता है ना तो जो उसको समझाने वाले लोग होते हैं कई दोस्त नहीं होते, असल में दुश्मन होते हैं। तो उस वक्त माहौल जो खुशी वाला होना चाहिए था ऐसे शो पे वैसा नहीं था। स्टार्टिंग में हम लोग, मैं जाती थी शूट करने के लिए तो वो मिलने आता था मुझे कपिल, जैसे मेरी वैन में आएगा, कुछ चाहिए तो नहीं, सब ठीक है और ऐसा। फिर धीरे धीरे वो उपासना जी, आप कहीं जाती नहीं हैं पर आप यहाँ आ गई, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपके सारे तकरीबन मैंने पॉडकास्ट देखे हैं। और मैं हमेशा जैसे रात को भी सो रही होती हूँ ना तो मैं देख रही होती हूँ, कई बार देखते देखते सो जाती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, आप इतना बढ़िया करते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, पता नहीं, बहुत वर्ड्स नहीं है, मैं फ़ैन हूँ आपकी। वेल ऑनेस्टली मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी टीम इतनी एक्साइटेड थी कि आप आ रही हैं। थैंक यू। आप एक सिख परिवार से है ना? जी हाँ जी। और आपकी माता ने आपको बहुत इनकरेज किया कि आप एक्ट्रेस बने। आपके फैमिली के बारे में बताओ ना। मेरी मदर जो हैं वो हिंदू फैमिली से थी और मेरे फादर सिख, मैं और मेरी सिस्टर। लेकिन सब मतलब ब्रॉड माइंडेड नहीं थे सब, जैसे आज का ज़माना है कि फ़िल्म लाइन को बहुत ही अजीब नज़रों से देखा जाता था कि फ़िल्म लाइन में जाएगी लड़की, वो तो बहुत ही गंदा बिजनेस है, लड़कियां बहुत मतलब वो तो बिल्कुल भांड लोग करते हैं और ऐसा। तो जब भी, क्योंकि मम्मी मेरे पढ़े लिखे थे, मम्मी मेरी इंटेलिजेंट थे, तो मेरे को बचपन से ही शौक़ था ये ना कि मेरे को, जब मैं बहुत छोटी थी तब भी मुझे था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। झूठ बोले कौआ काटे पे मैं बिल्कुल वैसी ड्रेस पहन के, हीरोइंस जो मैं गाना देख लेती थी वैसा करके और वैसे ही एक्सप्रेशंस देती थी 5-6 साल की उम्र में भी। तो मेरे को शुरू से ही वो इंटरेस्ट रहा। और मेरी मदर का
अगर मम्मी और मेरी बहन मेरी सपोर्ट नहीं करते ना तो मैं कभी नहीं आती, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स ने बोला था कि अगर हमारी लड़की फिल्म लाइन में ये चली गई तो आप लोगों से कभी बात नहीं करेंगे हम। तो मेरे फादर ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि उपासना को हम जाने नहीं देंगे। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मेरी बेटियां जो चाहेंगी वो करेंगी, और मुझे अपनी बेटियों पे पूरा विश्वास है और वो कभी गलत कर ही नहीं सकती, और उसकी इच्छा है तो वो करेगी वो काम। तो मेरी मदर ने अपना, मम्मी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया उस टाइम, तो मम्मी के पास जितना कुछ था उन्होंने अपनी जॉब से, लेडी हेल्थ विजिटर थे मेरी मदर, वो अपनी जॉब से जो पैसे बचाए थे उन्होंने, और उनके पास जो ज्वेलरी थी और सब। मेरे को इतना याद है कि मम्मी के पास एक कान का छोटा सा टॉपस रह गया था जब यहाँ पे आए थे हम। तो एक फ्लैट लिया था 1 रूम किचन का, तो मम्मी ने सब बेच दिया मुझे यहाँ लाने के लिए। और 7 साल की उम्र में जी, आपने एक दूरदर्शन में कोई सीरियल किया था क्या? मैं वहाँ जालंधर दूरदर्शन में बच्चों के रूल्स करती थी। हाँ। तो हमें स्कूल की तरफ से लेके जाते थे वहाँ पे, मतलब एक बार लेके गए। एक गाना था ज्योति कलश छलके, बहुत ही खूबसूरत गाना है। उसमें मैं कृष्ण बनी थी और सब बाकी जो है मेरी गोपियाँ बनी थी। तो मैंने डांस किया, और वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनको किसी ने कहा कि एक बच्चा आया है वो एक्सप्रेशंस के साथ डांस करता है। मतलब एक होता है डांस करना, आप एक फ्लैट फेस से आप स्माइल करते हैं और डांस करते हैं, और एक आप पूरी नज़र वज़र हाथ। तो मैं वैसे बचपन से करती थी, मुझे बहुत शौक था। तो उन्होंने बोला कि वो एक बच्चा है उसको देखो, तो सब डायरेक्टर्स जितने भी दूरदर्शन के थे वहाँ पे आ गए। तो मैं अपना लगी हुई थी एकदम। तो उन्होंने, मेरी मदर भी गए थे वहाँ पे, स्कूल की तरफ से लेके गए थे लेकिन मम्मी हमेशा साथ जाते थे। तो उन्होंने मेरी मदर को कहा ये हमारे दूरदर्शन में प्लेस करेगी बच्चों के रोल्स। तो मम्मी ने बोला इसको बहुत शौक है तो डेफिनेटली करेगी। तो मम्मी जॉब करते थे और सैटरडे संडे मेरे को डांस सिखाने के लिए जालंधर भी लाते थे, और फिर सैटरडे भी नहीं छुट्टी होती थी, संडे बल्कि लेके आते थे। और कभी भी मेरे को आना हो तो कभी अपनी फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, कभी किसी को मेरे साथ। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया था, और मैंने वहाँ पे रेडियो स्टेशन में भी काफ़ी सीरियल्स किए, और मैंने एक चित्रलेखा किया था वहाँ पे। तो मैं 14 साल की थी, और जो बीजगुप्त, चंद्रगुप्त, वो सारे 50 के ऊपर थे। और मैं जो चित्रलेखा वो कर रही हूँ, अब मुझे कुछ भी वैसा सेंस नहीं था, क्योंकि तो मुझे वो सब बोलते थे ऐसे करो रेडियो में, तो मेरे को ये पता ही नहीं ऐसे क्यों करना है, ऐसे तो उसमें वहाँ पे जो पेपर आते थे, न्यूज़पेपर्स, उसमें छपा था कि 15 साल की चित्रलेखा उपासना सिंह, और बहुत वो लोगों ने पसंद किया था। तो उससे क्या हुआ कि रेडियो स्टेशन में जाने से मेरे को लैंग्वेज पे बहुत कमांड आया। जैसे मैं अगर हिंदी पे, उर्दू पे, ऐसे जो भी डिफरेंट लैंग्वेज के प्लेज होते थे तो वो मुझे सिखाते थे, ऐसा नहीं नुक्ता लगाओ, ये करो, क्लैरिटी भी थी बहुत, क्लैरिटी। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा रहा। और फिर जैसे मैंने स्कूल में तो मैं महानालायक थी पढ़ने में बहुत। मतलब मेरी सिस्टर, हम 2 बहनें हैं, मेरी सिस्टर का नाम निरूपमा है, और वो कभी सेकंड नहीं आई क्लास में, मतलब वो हमेशा फर्स्ट, हर चीज़ में फर्स्ट, हर चीज़ में, मतलब पढ़ाई में फर्स्ट, और मैं महानालायक। तो जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसकी बाद 2-3 क्लासों बाद मैं वहाँ आ जाती थी। तो उनको क्या लगता था टीचर्स को कि ये भी बहुत लायक होगी, क्योंकि निरुपमा की सिस्टर उपासना है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे ही पूछते थे वो, अरे ये बताओ। तो मैं अपनी बहन से बहुत लड़ती थी, तेरी वजह से मेरे को ये पूछते हैं, मैं सबसे पीछे बैठ जाऊँ, छुप के बैठ जाऊँ, टेबल की तरफ ऐसे नीचे को सर करके बैठूंगी, कोई पूछे ना। वो फिर उपासना, तो फिर बोलते हैं अरे तुम्हारी बहन तो बहुत लायक है और तुम मतलब तो मैं बड़ी मुश्किल से पास होती थी, बहुत मुश्किल से। लेकिन ये जो बाकी डिबेट हो या मतलब प्लेज हो, डांस हो, उसमें मतलब मैं भी कभी सेकंड नहीं आई उसमें। मतलब हर बार जब मैं गई हूँ तो मैंने फर्स्ट प्राइज़ ही लिया। तो जब मैं बहुत छोटी थी उसमें मेरे को जब 7-8 साल की हुई तो एक बार मैं बेहोश हो गई डांस करते हुए। तो पता चला कि मेरे हार्ट में होल है। ओह गॉड। हाँ, तो फिर लेके गए मुझे पीजीआई चंडीगढ़ में, मम्मी लेके गए। तो उन्होंने कहा कि इसके तब इतने ऑपरेशंस होते नहीं थे, उन्होंने बोला कि 50-50% चांस है कि ये बचेगी या नहीं, और अगर आपने नहीं कराया फिर कुछ ही टाइम
आपके पास है। तो मम्मी ने सोचा कि कुछ ही टाइम है, उससे अच्छा तो करवाना चाहिए ना। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, 7-8 घंटे चला मेरा ऑपरेशन। अब मैं और ज़्यादा वो हो गई, मतलब पढ़ाई तो मैं थी, मतलब वो पहले तो मम्मी डांट भी देते थे, पढ़ो पढ़ो। तो डॉक्टर ने कहा अगर उपासना रोएगी ऐसे करके, ऐसे इसने किया तो इसको बहुत असर होगा। तो जैसे ही मैंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जैसे ही कोई चीज़ होती थी, मम्मी बोलते थे ये नहीं, हाँ ले लो बहुत फ़ायदा उठाया। मेरी बहन को जैसे कभी 100 रुपया मिला तो मम्मी बोलते थे कि तेरे को भी 100, मैं 200 लूँगी, मैं बोलती थी। तो उन्होंने कहा नहीं ले लो 200 ले लो ड्रेस उसको 1 तो मुझे 2, ऐसे करके मैंने खूब उसका वो किया। लेकिन बाकी चीज़ों में मैं अच्छी थी, मतलब जैसे। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं 10th के बाद मैंने बोला मुझे बॉम्बे जाना है, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को तो हीरोइन बनना है। तो मम्मी ने कहा हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, मेरी बहन MA MPhil PhD और तीनों यूनिवर्सिटीज़ की टॉपर, और मेरी मदर उस टाइम की BA जब लोग पढ़ते नहीं थे। तो मम्मी ने बोला तुम स्टडी कंप्लीट कर लो, तुम MA कर लो, उसके बाद तुम चली जाना। और मेरे को लगा कि ये तो बहुत, मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं इतनी बड़ी स्टार बनने वाली हुई है, मेरा टाइम ख़राब कर। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं मेरे मर्ज़ी का सब्जेक्ट रखूँगी, पेंटिंग, डांस एंड म्यूज़िक, और इंग्लिश तो मुसीबत के मारे रखनी ही पड़ती थी, 4 सब्जेक्ट होते थे तो 4 में 1 इंग्लिश तो रखनी पड़ती थी। तो बाकी तीनों में मेरे नंबर बहुत ही ज़बरदस्त आए, क्योंकि वो तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स। फिर मैंने MA भी इसी में किया, MA इन ड्रामेटिक आर्ट्स, ड्रामे की MA। तो इन चीज़ों में मेरा अच्छा था। तो आपका पहला फिल्म जो था जी वो एक राजस्थानी फिल्म था जी। तो क्या वो रेवोल्यूशनरी फिल्म था राजस्थानी सिनेमा के लिए, वैसा था? देखिए आज तक राजस्थान में उससे हिट फिल्म कोई नहीं हुई, उससे बड़ी हिट कोई नहीं। उसका नाम था बाई चाली सासरिये। तो मैं स्टडी के दौरान मैं यहाँ आती रहती थी, चैम्बूर में मेरी मौसी रहती थी। तो मेरे को ये था कि मैं जब आऊँ तो मैं आप डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स से मिलूँ, ताकि क्या पता मुझे कोई काम मिल जाए। तब मैं कुछ 17 साल की थी और मैं मिली रामराज नाहाटा, जिनकी फिल्म इन्फॉर्मेशन मैगज़ीन है। तो वो उस टाइम एक लड़की ढूंढ रहे थे, मतलब मेरी एज ग्रुप की, जो कि इनोसेंट फेस दिखे और ऐसा हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था। तो रामराज जी से मैं मिली और वो बोलते, उनके मिसेज और वो बैठे थे ऑफिस में, बोलते यही तो चाहिए। मतलब उनके मिसेज के मुंह से मेरे को देखते ही निकला कि यही है लड़की वो ना। तो उन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया, इतना बढ़िया सब्जेक्ट, मेरे पे ही पूरी फिल्म, 6 गाने, वो भी मेरे ऊपर ही गाने। तो मैंने तो इनको इमीडिएटली हाँ कह दिया। अब मैं बड़ी खुश बाहर निकली। अब जो मेरे सीनियर थे, मैंने उनको बोला कि मेरे को तो फिल्म मिल गई। वो तो बोलते हैं हम चैम्बूर आएंगे, आपको साइन कर लेंगे ऐसा। तो उनको बहुत दुख लग गया कि हम इतने टाइम से यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको आते ही फिल्म मिल गई। मुझे बोलते हैं नहीं, नाम नहीं लूँगी, वो एक्टर है लड़का, उसने मुझे बोला कि क्यों करनी मारवाड़ी फिल्म, तुम हिंदी की स्टार बनने वाली हो तो मना कर दो। तो मैंने बोला मैं हिंदी की स्टार बनने वाली हूँ। बोलते हैं हाँ, तो तुम बोलो मुझे नहीं करनी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं तो हाँ बोला ही। तो बोलते तुम पैसे ज़्यादा मांग लो। तो उस टाइम नीलूफर करके एक्ट्रेस थी, वो वहाँ पे 15,000 रुपये, मतलब स्टार को मिलते थे 15,000 रुपये, नंबर 1 हीरोइन। तो बोलते तुम 30 मांगो तो फिल्म तुम्हारी वो खुद ही छोड़ देंगे। वो बोलेंगे नहीं इतना ऐसे नहीं छोड़नी। तो उन्होंने वहाँ, वो तो होते नहीं थे मोबाइल फ़ोन्स, तो मेरे घर की लैंडलाइन पे, मेरी मौसी की लैंडलाइन पे फ़ोन आया। उन्होंने बोला उपासना को बात करनी है। तो मैंने बोला सर अब मैं फ़िल्म तो करूँगी लेकिन मैं 30,000 लूँगी। क्या बोलते, क्या 30,000? तुम नई लड़की हो, तुम्हें हम मतलब 5,000 भी दे देंगे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, और इतना अच्छा सब्जेक्ट है ये वो। मैंने बोला नहीं, मेरे को छोड़नी थी। मैंने कहा सर नहीं, मैं तो 30,000 लूँगी। तो सॉरी सर, फ़ोन रख दिया। अभी जो डायरेक्टर थे वो मोहन सिंह राठौड़, जो राजस्थानी फिल्मों के सबसे बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, वो उसके डायरेक्टर हैं। तो उनको मैं इतनी अच्छी पता नहीं क्यों लगी। तो उन्होंने बोला कि फिर फ़ोन आया कि हम आते हैं घर पे, हम बात करते हैं। तो वो आ गया, मेरा दिल तो करे, इतना अच्छा सब्जेक्ट, और मेरी ख्वाहिश यही, फिर मुझे लगा मैं हिंदी फिल्मों में नहीं काम मिलेगा, मैं स्टार बनने वाली हूँ, उसने जो मुझे बोल दिया। अब मैंने बोला कि नहीं सर,
उन्होंने बोला देखो इतने गाने हैं, इतना ये है, हमारी फिल्म इंफॉर्मेशन मैगजीन निकलती है, हम तुम्हें कितना प्रमोशन देंगे और ये करेंगे। मैंने सर वो सब ठीक है, लेकिन पैसे में 30,000 ही लूँगी। बॉटम लाइन, बस मुद्दा ये है। उनको बहुत, वो मुझे बहुत बेचारे उन्होंने समझाया, खुद आके समझाया, मैं नहीं मानी। तो उन्होंने बोला चलो, फ़ोन आया मुझे बाद में, चले गए, फिर फ़ोन आया कि 30,000 देंगे। मैं उसमें भी दुखी हो गई, सिद्धार्थ मैं दुखी हो गई कि 30 भी दे रहा, मैं हिंदी फिल्मों की स्टार कैसे बनूंगी। तो मैंने अभी फिर फ़ोन किया उनको, जो हमारे सीनियर थे। उन्होंने बोला उपासना अब तो बस यही हो सकता है, तो अपना नाम बदल ले, उसमें जो तेरा नाम है ना वो मत देना। तो मेरी पहली फिल्म में मेरा नाम प्रियंका है। आप कभी भाई चली सासरिया देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है प्रियंका। तो प्रियंका मैंने बोला ठीक है, मैं अपना नाम चेंज कर लूँगी, तो पता नहीं चलेगा ना, मतलब किसी को नहीं पता चलेगा, और किसी को बताना भी नहीं तुम फिल्म कर रही हो। और फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। तब इतना तो पब्लिसिटी ऐसी तो नहीं थी कि इमीडिएटली सब जगह पता चल जाएगी कौन, और मैं लोगों को बताऊँ ही ना कि मैंने फिल्म की है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ मैं। और उस दौरान मैंने 4 फिल्में की अपनी स्टडी के दौरान। एक बाई चाली सासरी है, एक केसी बोकाडिया की फिल्म थी अहमदाबाद नो रिक्शा वालों, असरानी जी डायरेक्टर थे उसके, गुजराती फिल्म, वो भी सुपर हिट फिल्म है। फिर मैंने एक फ़िल्म की, उसका नाम था बदला जट्टीदा, पंजाबी फिल्म, वो भी सुपर हिट है। और मैंने एक फ़िल्म की जिसका नाम था रामवती, उसमें मेरा डबल रोल था, वो भी बहुत बड़ी हिट है। और आते ही 4 फिल्में बैक टू बैक हिट्स, 4 फिल्में, और स्टडी के दौरान। नहीं, मैं खुश तो उससे नहीं थी, बाद में तो मेरे को हिंदी फिल्म भी मिल गई और सब खुश। तो फिर मैं धीरे धीरे समझने भी लगी, लेकिन पहले तो मैं तो 2-4 फिल्मों में प्रियंका ही नाम दे दिया मैंने। फिर मेरी मदर ने जो मुझे डांटा कि इतना खूबसूरत तेरा नाम उपासना, तुम प्रियंका रख रही हो, मतलब इतना प्यारा, उपासना मेरा है और निरुपमा मेरी सिस्टर का है, तो तुम नाम नहीं बदल सकती। फिर मैं गुलजार साहब से भी उस टाइम मिली थी, उन्होंने बोला उपासना जब मैं आया था तो बहुत सारे गुलजार थे और आज एक ही गुलजार है, ऐसी तुम उपासना ही रहो, फिर उपासना एक ही रहेगी, बाकी सब चले जाएंगे। एक उपासना खोसला थी उस टाइम, और उन्होंने थोड़ी सी ऐसी फिल्में की हुई थी, थोड़ी सी मतलब सेक्स वगैरह और सेक्सी और उस तरह का थोड़ा सा, मतलब तो उन्होंने मेरे को सब बोलते थे कि अगर ऐसा ना हो जाए कि सब समझे उपासना खोसला है या कुछ, तो मैंने बोला, लेकिन मैंने फिर अपना नाम बदल लिया। मेरी मदर को बहुत दुख लग गया था, तो मैं अपनी मदर से दुनिया में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी माँ और बहन से। तो फिर मैंने देखा जाएगा, जो होना हो, नहीं होना नहीं हो, मैं उपासना ही रहूँगी। तो सही था गुलजार साहब की बात, मैं उपासना, आज उपासना एक ही इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स, और हमेशा रहेगी भी ऐसे। हाँ नहीं, और भी आएंगी, लेकिन अभी तो एक ही है। फिर ये हिंदी फिल्म में जी बड़े आसानी से आपने अपना नाम एस्टैब्लिश किया, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आपका एक जुनून था कि मुझे हीरोइन बनना है, मेन लीड है ना जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने बहुत इज्जत कमाई है, बट एक टर्मिनोलॉजी होती है विच इज कैरेक्टर एक्टर। आपने अपनी छाप छोड़ी एज अ कैरेक्टर एक्टर। आपको कहीं वो फीलिंग आई कि यार हिंदी फिल्मों में भी मेन लीड होना चाहिए था, ऐसा कभी फीलिंग आया आपको? मैंने हिंदी फिल्में की बहुत सारी स्टार्टिंग में, लेकिन वो बड़े प्रोड्यूसर्स की थी, लेकिन वो हीरोइन ओरिएंटेड होती थी, और उस टाइम डाकू और इंस्पेक्टर और इस तरह की फिल्में बहुत बनती थी। मतलब जब मैंने की, जैसे रामवती, उसमें डाकू भी थी मैं और इंस्पेक्टर भी थी, वो बहुत चली। लेकिन मेरी फिल्मों का क्या हुआ कि क्योंकि मैं नई थी, तो मेरे साथ जब हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट हो तो कोई बड़ा हीरो काम नहीं करता। एक तो आप नए ऊपर से हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट, तो हीरो कैसे काम करेंगे, तो सब नए हीरोज थे। तो ये सारी फिल्में हिट हो गई, मेरी फिल्में अच्छी चलती थी, पर बाद में आप एक कैरेक्टर एक्ट्रेस बन गई। हाँ, उसका भी रीज़न है। मैंने आपको बताऊं, इंडिया की सारी लैंग्वेज फिल्मों में हीरोइन के रोल किए, सारी, और बहुत बहुत हिट फिल्मों में, मतलब चाहे वो पंजाबी हो, भोजपुरी की मेरी 46 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। फिर मैंने बंगाली भी की, मराठी भी की, गुजराती भी की, कोई लैंग्वेज नहीं छोड़ी। और मैंने बहुत अर्ली एज में, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट किया था। तो मैं शूटिंग कर रही थी, तो मुझे राज कंवर जी मिले, राज कंवर,
नहीं, पहली फिल्म मैंने की थी लोफर, वो डेविड धवन, डेविड जी मिले। उन्होंने मुझे बोला कि उसमें अनिल कपूर है और जूही चावला हैं, आप शक्ति कपूर के साथ हो, लेकिन बहुत ही अच्छा रोल है, गाने वाने भी हैं आपके। लोफर आप देखेंगे तो मेरे सॉन्ग्स भी हैं उसमें। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करके है। तब तक मैं हीरोइन ही थी और मैं 21 साल की थी तब। 21 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है ना। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो सर हीरोइन के रोल कर रही हूँ। तो बोलते ये हीरोइन जैसा ही रोल है। फिर मुझे तब ये लगने लगा था कि मैं फिल्में तो कर रही हूँ हीरोइन की, लेकिन बड़े एक्टर्स के साथ नहीं कर रही हूँ। मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट सारे मेरे साथ थे, जैसे कादर खान जी थे, अनुपम खेर जी थे, या जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट सब मेरे साथ काम कर रहे थे, शक्ति कपूर जी, गुलशन ग्रोवर। पर मुझे लगा कि मैं वो वाली जो है बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना, बड़े लेवल पे काम करना, तो ऐसा मैं चाहती थी हमेशा। और मेरी ये भी, और अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं बॉम्बे आई होती और मुझे, क्योंकि मैं थिएटर से, मेरी बैकग्राउंड थिएटर की है, तो अब मुझे कोई भाभी या कुछ बहन का भी रोल मिल जाता तो मैं कर लेती। मतलब मेरे को ये था कि मैं किसी तरह फिल्में कर लूँ, ये नहीं था कि मैं हीरोइन बन जाऊँ। वो तो मुझे रामराज जी ने देखा और मुझे उन्होंने बोला कि तुम हीरोइन का करो, तब मुझे समझ में आया। अदरवाइज मैं कोई भी रोल कर सकती थी उस टाइम, अगर मुझे कोई भी मिलता तो मेरे को लगा कि ये अब इतनी हीरोइन की फिल्में कर ली तो कुछ और अलग करके देखते हैं। मतलब तब तक तो वो सारा आई लव यू टाइप ही चल रहा था ना, गाने शाने डांस और ये वो। तो फिर उन्होंने मुझे रोल सुनाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो करके देखते हैं ना। और सब स्टार्स थे, अनिल कपूर और सब लोग थे। तो मैंने किया, वो फिल्म हिट हो गई, मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद हुआ, किया लोगों ने। उसके साथ ही बोनी जी एक और फिल्म बना रहे थे, जुदाई। तो जुदाई में उन्होंने मुझे सुनाया, वो राज कंवर जी कर रहे थे। तो राज कंवर जी ने मुझे बोला कि डबल रोल है आपका, मदर भी आप हैं परेश रावल के साथ और डॉटर भी आप हैं उसके साथ, जॉनी जी के साथ, और श्रीदेवी हैं। श्रीदेवी तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स काट काट के एल्बम बनाई हुई थी अपनी, मतलब इतनी ज़बरदस्त फ़ैन मैं उनकी। मैंने बोला श्रीदेवी हैं तो मैं करूँगी। तो अब वो मुझे रोल सुनाए और बोले कि इसमें तो वो बोलना है, एक डायलॉग है, अब्बा डब्बा जब्बा, बाकी मदर बोलती है, डॉटर नहीं बोलती है। तो मैंने बोला कैसे बोलेगी अब्बा डब्बा जब्बा? एक वो तो मैं थिएटर से मैं उनको समझाऊं, ये तो ऐसे थोड़े होते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। तो वो मेरे को बोले तुम करके तो देखो। तो मैंने बोला नहीं, लेकिन गूंगा ऐसा कर ही नहीं सकता, गूंगा 3 वर्ड के साथ कैसे वो कर सकता, आप मुझे समझाओ, मैं उनको पूछ रही हूँ। लॉजिक ढूंढ रही थी। लॉजिक वो बोलेंगे कॉमेडी है। मैंने बोला कॉमेडी में भी लोग बोलेंगे ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा। वो बोलते नहीं उपासना, ये तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो आपको ये करनी है तो बता दो, नहीं तो। मेरे को लगा श्रीदेवी के साथ फिल्म में श्रीदेवी को देखूंगी और फिल्म ही ना चली जाए हाथ से, और बड़े प्रोड्यूसर्स हैं सब। तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। मैं बिल्कुल ही उसमें अब कन्विंस नहीं थी, बिल्कुल कन्विंस नहीं थी। और जब मैंने किया तो फिर जब आप एक एक्टर काम करता है ना, तो फिर उसको अपनी पूरी शिद्दत के साथ और अपनी पूरी मेहनत और जितना मुझे आता था, मैंने कहा कि मैं अब हर डायलॉग को, हर जब भी जैसे कोई कि लव यू बोलना है अब्बा डब्बा जब्बा में, या फिर मुझे गुस्सा करना है या मुझे रोना है, या मैं उनको इतनी वेरिएशंस दूं कि वो डिफरेंट लगे और लोग उसको समझ सके ना। फिर भी मेरे को ये नहीं पता था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, क्योंकि एक तो वाइफ अपने हस्बैंड को बेच रही है, तो मेरे को ये भी लॉजिक नहीं समझ आया। मैंने कहा वाइफ कभी हस्बैंड को बेच ही नहीं सकती। दूसरा अब्बा डब्बा जब्बा नहीं समझ में आया, तो मैंने सोचा चलो कर तो ली। मतलब उसमें भी बहुत अच्छा, मैं आपको एक वाक्य बताऊंगी। लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी हिट, शाहरुख खान ने अपनी उसमें लिखा इंटरव्यू में, आई लव अब्बा डब्बा जब्बा गर्ल, और मतलब बड़े बड़े स्टार्स ने उसको वो किया। तो मेरा नाम कई लोगों को नहीं पता था कि उपासना सिंह कौन है, बोलते थे अब्बा डब्बा जब्बा वाली, अब्बा डब्बा जब्बा। ऐसा हो गया, शोज मिले मुझे उसके बाद कितने, वहाँ पे वो बोलते थे आप डायलॉग बोलिए, अब डायलॉग तो 3 ही है, वो तो 3 ही वर्ड खत्म हो जाए। बोले उपासना जी आ रही हैं जुदाई फिल्म की और फलाना, और मैं मेरे को बोलते डायलॉग बोलिए। अब मैं क्या करूँ, आप 3 ही वर्ड होते जल्दी खत्म है। फिर मैं बोलती थी अब्बा डब्बा जब्बा, आप बोलिए ना, आप भी बेटा आप भी बोल के बताइए, फलाना आप भी बोलिए, अंकल आप भी बोलिए।
तो मैं ऐसे करके पैसे लिए होते थे शो हाँ, के, तो टाइम तो देना ही है ना। थोड़ा तो देना पड़ेगा ना, तो ऐसे करके फिर मैं उसको आगे एक्सटेंड करती थी। लेकिन मैंने बहुत शोज किए उससे। तो उस जुदाई फिल्म में श्री जी का आपका एक बहुत ही अच्छा वो बताती हूँ। तो जैसे ही श्रीदेवी आती थी, बहुत इतनी खूबसूरत औरत, मतलब कमाल ही वो, मैं तो अभी भी मतलब याद करती हूँ। तो वो आती थी, मैं खड़ी हो जाती थी नमस्ते, और उनको बड़े स्टार्स के साथ मैंने काम किया, सारी मेरी बड़ी फिल्में ही उसके बाद आई। लेकिन जिनके आप फ़ैन हो ना, मतलब बचपन से जिसके आप फ़ैन हो, जैसे अमिताभ बच्चन जी या श्रीदेवी, ये दो लोग, उनके लिए तो मेरे को लगता था नमस्ते में ऐसे ही, तो वो ज़्यादा बात नहीं करती थी श्री जी ना, हेलो ऐसे करके आगे चली जाती थी। हमारा हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल ख़त्म हुआ, सेकंड शेड्यूल में मैं आई वहाँ पे, तो श्री जी ने तब तक पूरे रशेस सब चेक कर लिए थे, देख लिए थे। तो वो मेरे पास आई, मैं बैठी हुई थी, और उन्होंने बोला, उपासना आपने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। आप सोचो कि मेरे को क्या लगा होगा, जिसकी मैं इतनी बड़ी फ़ैन, वो मुझे बोल रही है आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं सोचूं कि क्या करूं, मम्मी को कैसे बताऊं कि श्रीदेवी ने मुझे बोल दिया। अब मोबाइल तो थे नहीं, अब मैं सारे स्टूडियो में ये ढूंढ रही हूँ कि कहीं कोई मेरे को फ़ोन मिल जाए तो मैं अपनी मदर को बोल दूं श्रीदेवी ने मुझे बोला। और मैंने अपनी मदर को बताया, वो इतनी खुश हुई। तो मतलब वो इंसिडेंट मुझे कभी नहीं भूलता, जब श्री जी ने मुझे कहा था कि आप एक अच्छी एक्ट्रेस हो। सो ये चीज़ें, कुछ एक चीज़ें होती हैं, आप बहुत काम कर लेते हैं ना ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलते हैं। सो ऐसा बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में। अरे जैसे ये जो लाइन है, अब्बा डब्बा जब्बा, जी, जी। है ना, ये लाइन आपके साथ चिपक गई क्या? क्या बहुत से लोग कहते हैं कि एक लाइन जब चिपकती है तो वो आपके अगेंस्ट भी वर्क करती है, क्योंकि जो भी आप करते हो लोगों को बस वही याद रहता है। हाँ। वो आपके साथ भी हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत लकी रही कि मैं ना ये फ़िल्में करने के साथ डिफ़रेंट मैंने जैसे बताया, मैं डिफ़रेंट लैंग्वेज फ़िल्में कर रही थी। तो वो सब मैं अलग-अलग रोल्स करती चली गई। और फिर मेरे को सिर्फ़ अब्बा डब्बा जब्बा नहीं मिला है। मतलब एक मुझे एक्टर ने कहा था कि एक एक्टर होता है, बहुत सारे रोल्स करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कभी वो वर्ड्स नहीं आते जिससे उसको याद किया जाए। कि मतलब जैसे मेरे को असरानी जी कहते हैं कि जैसे हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, मगैम्बो खुश हुआ अमरीश पुरी जी का। ऐसे और आप बहुत सारे एक्टर्स की आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, लेकिन आप कोई लाइन उनके लिए बोल नहीं सकते कि ये इनकी लाइन है। मतलब ये जब भी वो बोली जाए तो आपको उस आदमी का, अब आप मोगैम्बो खुश हुआ तो इमीडिएटली अमरीश पुरी जी आते हैं, है ना। तो ऐसे मेरे साथ एक लाइन जुड़ी हुई नहीं है। मैंने उसके बाद सोनपरी किया, उसमें था शैतान से जन्मी अंधेरों में पली, कहते हैं सब मुझको काली परी, बच्चों में बहुत हिट हुआ। फिर मैंने कपिल शर्मा शो किया, आई एम 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल, कौन है ये आदमी। और ऐसे माय फ्रेंड गणेशा किया, वो इश्क तो बोली ना मैं। तो इस तरह की लाइंस मेरे साथ इतनी सारी जुड़ी कि मैं एक के साथ फिर बंधी नहीं रही। अगर सिर्फ एक ही मेरी हिट हुआ होता तो शायद फिल्में भी मुझे इतनी मिली कि मैंने मतलब इतनी हिट फिल्में मैंने की हैं। तो मुझे डेविड धवन अपनी तकरीबन हर फिल्म में रखते थे, मुझे बोलते थे तू ना हमारा लकी चार्म है, मैं तुम्हें रख लेता हूँ, मेरी फिल्म हिट हो जाती है। अभी लास्ट मैंने उनकी जुड़वा 2 भी की थी। और आपने शाहरुख खान के साथ काम किया? शाहरुख खान के साथ मैंने कपिल शर्मा के शो में किया है, उसका भी बहुत बढ़िया वो था। मैंने बाकी सब तकरीबन एक्टर्स के साथ काम किया है, शाहरुख जी के साथ मैंने आज तक काम नहीं किया। लेकिन कपिल शर्मा शो में शाहरुख जी आए थे, तो कपिल ने बोला शाहरुख को कि इसकी इंसल्ट करनी है। मतलब मेरा तो आपको पता है ना क्या था कि भाई ये तो हमारे बाप से बड़ी उम्र की है, इसकी शक्ल कैसी, इसकी आँखें कैसी है, ये बिल्कुल ही सुंदर नहीं है। और इससे पहले मैंने सारे अच्छे खूबसूरती वाले ही रोल किए थे कि अरे क्या लगती है और ये वो ना। तो वो बोलते मैं इसको क्यों बोलूँ, ये बदसूरत लगती। शाहरुख बोल रहे थे। इतने क्यूट बोलते उपासना मैं कैसे बोलूँ तुम्हें, तुम ऐसे लगती हो और फलाना। मैंने कहा नहीं, मेरा रोल है ना ऐसा। अब वो कई चीज़ें हमारी इम्प्रोवाइज्ड होती थी वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं हमें पता कि एक्टर क्या बोलने वाला है। जैसे हम लोग जो गैग जैसा बनाते थे वो हमें पता था कि हमें क्या लाइन बोलनी है, लेकिन अभी कोई एक्टर आगे क्या बोलने वाला है वो हमें नहीं पता, जिसकी इंटरव्यू चले। तो उन्होंने शाहरुख को इतना बोला, तो शाहरुख जी आए, तो मैंने बोला कि हाय कितने सुंदर हो आप, मुझसे शादी करोगे? बोलते हाँ करूँगा। उल्टा हो गया, उल्टा। मैंने कहा उधर ऊपर मेरा कमरा है, वहाँ चलते हैं। बोलते चलो चले।
बड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो गया ये। हाँ, मैंने कहा सबको इतना प्यार करते हो, मुझे नहीं करोगे? बोलते आओ मैं तुम्हें किस करूंगा। वो आए हैं, आप देखोगे ना तो उन्होंने मुझे ऐसे किया हुआ है यार, ऐसे हम टर्न हो गए, वो जो भी जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है, तो सारा उल्टा ही हो गया। कपिल देख रहा है ये क्या हो गया। बोला उससे पहले उन्होंने उनको इतना बोला होता कि आपने जो भी बोलना है ना इसको रिजेक्ट करना है, मतलब ये पिंकी जो है जुआ खेलती है, लोगों के साथ फ्लर्ट करती है, इसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं है और इसको इसी तरह से वो करना है। तो वो सारा एकदम रिवर्स था, मैं खुद हैरान थी। तो आपकी बोलती बंद हुई थी क्या? मैं शॉक हो गई जब उन्होंने बोला हाँ मैं तुम्हें प्यार करूंगा, और ऐसे करके वो मुझे किस किस वाला जो शॉट दे रहे हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ उनको, ये क्या हो गया। तो ऐसे कपिल शर्मा में तो हमारे इतने जबरदस्त इंसिडेंट्स हुए हैं। अमिताभ बच्चन जी जब भी आए थे, आपको मालूम है ना, चंदन प्रभाकर रो पड़े थे, अगर आपने वो एपिसोड जी, देखा। जी। तो अमित जी के आने से पहले सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, डेफिनेटली बड़े स्टार हैं, कि ये नहीं होगा, दादी किस नहीं करेगी, फलाना ये नहीं करेगा, और बहुत ही डिसेंट हिसाब से सारा चलेगा, और इस तरह से आ गया। अब मुझे ये कपिल बोलता है कि तुम्हारा तो अब कैसे होगा, तुम डिसेंट मतलब किधर से चलेगी। लेन देन ही नहीं है डीसन के साथ। मेरा तो था कि मैं आते ही पीछे पड़ जाती हूँ किसी के भी। तो अब क्या है, अमित जी आके एकदम सीरियस बैठे, एकदम सारा उनका ऑरा इतना स्ट्रांग। तो कपिल उनको इंट्रोड्यूस कराने में 3 रीटेक हो गए उसके, जबकि हमने इसको रिहर्स भी किया था, क्योंकि अमित जी का आना, बाकियों में हम रिहर्स नहीं करते थे, एक्टर का हमें नहीं पता क्या करना है, कि अमित जी ऐसे करेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे, फलाना करेगा तो ऐसे कर लेंगे। अब अमित जी बैठे हैं ऐसे, और सारे लोग डरे हुए, हम लोगों के हाथ पैर सब ठंडे हुए पड़े कि अभी क्या होगा। मेरा तो बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ कि मैं क्या करूँगी अब जाके। तो अब ये जो है चंदन भी रो पड़ा, फलाना भी हो गया। अब मैंने कहा कपिल मैं क्या करूं? तो बोलते तुम जाना, अपना बोलना कि मुझसे शादी वादी जो भी तुम्हें करना है, वो बोलेंगे कि तुम्हें देखेंगे या बोलेंगे कुछ, तो बोलना आप दिल में ऐसा सोच रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, कोई नहीं, स्टेज के नीचे आना, फिर हम बात करेंगे। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो मैं उतर जाऊंगी 1 मिनट में ही नीचे। तो मेरी मदर ने एक बात मुझे कही थी कि कभी भी मैं डर जाती थी ना, मैं छोटी थी तब, तो मैं डर जाती थी लोगों से मिलने में, बात करना नहीं आता था। तो मम्मी बोलते थे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं रखेगा ना तुम्हें, तू बस जब तूने किसी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स के यहाँ मिलने के लिए जाना है या बात करनी, तुम्हें सिर्फ एक बात सोचनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, और हरिओम का जाप करते हुए तू अंदर जाना, और फिर देखना तुम्हें कितनी ताकत मिलती है। मुझे मम्मी की अपनी वो बात याद आ गई। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मैं यही होगा ना कि उतर जाऊंगी स्टेज से, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। और मैंने भगवान का हरिओम हरिओम पूरा ऐसे चल रहा है मेरे अंदर, और मैं जाते ही अमित जी के पैर में बैठ गई। मैंने कहा इतनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, मेरे साथ नहीं थोड़ा सा कर सकते? अब अमित जी ऐसे देख रहे हैं मुझे, ऐसे अंदर से मेरी बैंड बजी हुई है, मेरे बैंड बजी। मैंने कहा हाँ, इतने डायलॉग सुनाते थे सिलसिला में, एक शेर ही सुना दो मेरे ऊपर, इतने कर दो, अभी फांसी लगानी, इधर ही मार जाना है मैंने, अगर आपने मुझे फ्लर्ट नहीं किया तो शादी नहीं कर सकते, फ्लर्ट तो कर सकते, ऐसे वाले मैंने स्टार्ट किया। अमित जी के फेस पे स्माइल आई पहली बार। मेरा हौसला और बढ़ गया, मैंने अरे वाह, अमित जी ने स्माइल कर दिया। फिर तो मैं बिल्कुल ही, मैंने कहा सुनाइए रेखा जी को जो शेर सुनाया था सिलसिला में, बोलिए। तो वो पूरा बोलने लगे, मैं पूरा डांस कर रही हूँ। बमन जी भी आए थे। फिर वो जो उन्होंने शोले फिल्म में किया था धर्म जी के साथ, कि ये है तो ऐसा पर इससे शादी कर लो, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। अमित जी ने बोला मैं तो नहीं कर सकता, ये बमन कर सकता है। तो बोलते जुआ ही खेलती है सिर्फ, कर लो शादी, है दिखने में ही अच्छी नहीं, कर लो शादी, ऐसा वाला चला। मतलब वो इतना हिलेरियस था वो हमारा एपिसोड, और वो कितना लंबा चला, और वो बेस्ट था, और वो पूरा इम्प्रोवाइज्ड था। तो बहुत ही बढ़िया हुआ। और फिर तो अमित जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया। अमित जी मुझे मिले, बमन जी भी मुझे मिले, उसके बाद बोलते यू आर ब्रिलियंट एक्ट्रेस। मतलब ऐसे ऐसे करके मुझे इतना, लोगों ने इतना प्यार दिया है इंडस्ट्री में, एक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से, मतलब मुझे इतनी एप्रिसिएशन मिलती रही कि मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी जब मैं बॉम्बे आई थी। तो मेरा हौसला इतना बढ़ता चला गया ना इन लोगों की वजह से। फिर तो मैंने गॉड तुसी ग्रेट हो, फिर मैंने रीड एंड टेलर्स की ऐड की अमित जी के साथ,
और बहुत काम किया मैंने उनके साथ। आपने अक्षय के साथ भी बहुत काम किया है ना? अक्षय के साथ बैक टू बैक फिल्में की हाँ, बहुत। हाँ, हाँ, बहुत किया, बहुत किया। वो बड़े नटखट थे कि मुझसे शादी करोगे, हाँ, बहुत बहुत कमाल, मेरे साथ तो बहुत ही पंजाबी में बात करते थे। हाँ, तो आपके पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं बोल सकती कि उस टाइम उनका किसके साथ अफेयर चल रहा था, ये नहीं बताऊंगी। और वो मुझे बता देते थे इसके साथ है। फिर ऐतराज में उनका और प्रियंका का बड़ा सॉलिड सीन चल रहा था, मैंने सुना है। हाँ? मैंने बोला ना मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। तो मुझे बता देते थे, मेरे मेरा पंजाबी दस तू सोहनी लग रही है, कुड़ी सोहनी लग रही है। मैं क्यों नहीं, दूजी ज्यादा सोहनी लग रही है। तुम्हारे आपको फैमिली समझकर सब बोल देते थे। बहुत बहुत बढ़िया इंसान, इतने प्यारे इंसान है ना वो। फिर तो हम शोज वोज भी बहुत किए इकट्ठे सब, बहुत बढ़िया अच्छे इंसान है। ये मुझसे शादी करोगी में सलमान खान, सलमान और अक्षय जी, तो उनके बीच में अंडरकरंट्स होता था क्या कि अरे वन अपमनशिप का ये सब? नहीं ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, ज़्यादा करके मुझे लगता है लड़कियों में ज़्यादा होता है। मैंने कभी लड़कों में इतना वो सब देखा नहीं, अंदर शायद होता हो, मैं नहीं कह सकती, पर नहीं मुझे लगता नहीं ऐसा हुआ। आपके साथ होता था क्या? क्योंकि आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, कहा जाता है कि आप आती है तो सीन जो है आप खा लेती हैं, ये कहा जाता है। थैंक यू। दैट्स द ट्रूथ, आप भी जानते हो। तो ऐसा होता था कि लीडिंग एक्ट्रेस हो, नर्वस हो जाती थी आपके सामने की उपासना आएगी, सीन उठा लेगी? होता था फिल्मों मेरे में? कपड़े बदलवा देती थी एक्ट्रेसेस। क्या बोल रहे हो आप? मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जैसे मैं जो भी ड्रेस पहन के मैं आऊँगी या कुछ, तो मेरी भी फिल्में काफ़ी चल चुकी थी। मेरे को हमेशा से बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ ही सब लोगों ने रखा। जिसमें भी सब स्टार्स रुकते थे, मैं भी सेम होटल में ही होती थी। मेरे पास भी पूरा स्टाफ होता था, मेकअप, हेयर बॉय, सब कुछ होता था, क्योंकि मैं एज़ हीरोइन लीड एक्ट्रेस की तरह ही मैंने काम किए, इतना काम किया। और मेरी फ़िल्में सारी तकरीबन चलती थी। जॉनी जी के साथ मेरी जोड़ी बहुत बड़ी हिट थी और सारा कुछ ऐसा था। तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि मेरे को ऐसा नहीं बोल सकते थे ना कि उपासना जी आप को ऐसा नहीं कह सकते थे, तो अलग-अलग बहाने लगाते थे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ना, कि वो मैच उसके साथ मैच होगा, वो ठीक नहीं लग रहा है, ये ड्रेस थोड़ा फिटिंग अच्छी नहीं लग रही, ये इसमें आप इतनी ठीक नहीं लग रही, फलाना नहीं, अलग-अलग बहाने। लेकिन मुझे ये अंदर जाके ये पता चल जाता था, क्योंकि लोग तो बता ही देते हैं ना सब कॉस्ट्यूम वाले, ये वो, कि रीज़न क्या है। और क्योंकि मैं हीरोइन थी तो सबसे पहले वो जब बोलते थे ना, मैं जब मैंने स्टार्ट किया कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो बोलते हीरोइन को बुलाओ, तो मैं खड़ी हो जाती थी। फिर मुझे याद आता था, अरे मैं तो दूसरा रोल कर रही हूँ। तो वो चीज़ें अपने आप को, और इतनी छोटी एज में अपने आप को उसमें एडजस्ट करना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कि आपको पता है कि आप पता है आपको डांस भी आता है, आप ठीक भी दिख रही है, आपको एक्टिंग भी आती है, आपने बचपन से ही वही काम किया है। लेकिन क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा है नहीं कि हमारा कोई गॉड फादर, अपना तो गॉड ही फादर है, तो फिर आपको और कोई तरीका नहीं था कि आप बड़ी फिल्मों में आप हीरोइन तो आ नहीं सकते, और ऐसा वो तो अगर पता नहीं, तो इसलिए बड़ा कई बार बहुत फील होता था कि हाँ, कि जैसे मेरे को कई डायरेक्टर्स बोलते थे, अरे मेरे सामने इससे तो तुम अच्छी लगती हो, तो फिर लेते क्यों नहीं मुझे हीरोइन? बोलते थे आपको? हाँ। और आपने उनसे पूछा ये सवाल? नहीं, मैं नहीं पूछ सकती थी। मैं कैसे पूछती कि वो तो इतने नाम की हीरोइंस हैं। तो आप बोलते, मैं दिल में सोचती थी कि मुझे क्यों नहीं रख लेते फिर हीरोइन? अरे आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, तो क्या फ़ायदा? एक डायरेक्टर थे हमारे, जब मैं आई थी तब की बात कर रही हूँ, तो वो मुझे आके बोलते थे, मैं उसके साथ फ़िल्म बना रहा हूँ, और फिर वो मेरी तारीफ़ भी करते थे कि तुम बहुत अच्छी, ये स्टार्टिंग की बात है मेरी। तो मुझे लगता था किसी दिन ये मुझे बोलेंगे कि तुम मेरी फ़िल्म में काम कर रही हो। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। और वो जब आते थे, मैं कभी इतना पैसे वैसे भी नहीं होते थे अपने पास, फिर भी मैं कभी कुछ चीज़ मंगवाती थी, खाने का ये मंगा लो, फलाना कर दो। मैं मतलब पूरा पैम्पर करती थी कि किसी तरह से ये मुझे एक दिन बोलेंगे कि उपासना तुम करो ना हमारी फ़िल्म में। और मेरे ही सामने हीरोइंस जिनको साइन करते थे उनकी बुराई भी करते थे कि वो क्या इतनी छोटी सी हाइट है, तुम्हारी कितनी अच्छी हाइट है, तुम्हारा ये है वो है, और लेते मुझे थे नहीं। तो मैं फिर मेरी फ़िल्में जो हैं वो हिट हो गई। एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया, पंजाबी फ़िल्म बना रहे थे वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि उपासना हम तुम्हें फ़िल्म में मतलब
फिल्म, मेरी फिल्म में सुपर हिट, पंजाब में मैं नंबर 1 हीरोइन पे चली गई थी, मतलब गुग्गू गिल मेरी जोड़ी हिट हो गई। तो मुझे बोलते हैं उपासना तुम मेरी पंजाबी फिल्म करो। तो उस टाइम 75,000 मिलता था जब मैं हीरोइन थी पंजाबी फिल्म में, तो मैं ही सबसे ज़्यादा पैसा मैं ले रही थी। तो मेरे को बोलते हैं कि कितने पैसे लोगी? मैंने बोला 1.5 लाख। बोलते तुम तो 75 लेती हो ना। मैंने कहा लोगों से लेती हूँ, आपसे नहीं लूँगी। तो बोलते क्यों? तब तक हिम्मत आ चुकी थी मुझ में। मैंने बोला जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, मैं हर टाइम सोचती रही आप मुझे बोलेंगे एक बार कि उपासना मैं तुम्हें रख रहा हूँ, तो अभी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी मेरे पास बहुत काम है सर, तो रखना है। तो उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स चाहते थे मैं करूँ वो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ, है ना। तो कई तरह की चीज़ें हुई। एक बार मैं एक फ़िल्म कर रही थी, उसमें मैं कैरेक्टर रोल कर रही थी। कैरेक्टर रोल्स भी मेरे अच्छे जा रहे थे सब, हैदराबाद। तो नाम नहीं लूँगी, डायरेक्टर ने मुझे कभी हर रोज़ बोले आइए आप डिनर इकट्ठे करते हैं। मेरी मदर मेरे साथ जाया करती थी पहले पहले शूटिंग्स में, जब मैं ना, तो मैं अपनी मम्मी को बोलूँ वो मुझे बुला रहे हैं, और मैं किसी पार्टी में नहीं जाती थी फिल्म की, आपने कभी मुझे कहीं भी नहीं शायद देखा होगा। तो मेरे को ये डर लगता था कि कोई मुझे कुछ गलत ना कहे, और मेरी मदर ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया मेरे घर में, सबसे लड़के मम्मी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मम्मी को ऐसा उन्होंने बोला था मेरी नज़र नीची मत होने देना कभी, तुम कुछ भी करो मुझे तेरे पे भरोसा है, लेकिन कभी ये नहीं होना चाहिए कि उपासना कोई गलत काम किया, मेरे को सुनने में नहीं आना चाहिए। तो मैं इस बात से हमेशा डरी रहती थी कि मैं कोई ऐसा मिस्टेक ना करूं जिससे मेरी मदर को कभी हर्ट हो। तो मैं अब मम्मी को बोलूं, वो मुझे बोल रहे हैं डिनर पे आओ, तो अब मैं क्या करूं? तो मम्मी ने बोला कि तुम ऐसा कुछ नहीं, तुम चली जाओ डिनर पे उसके साथ, बस तुम्हें पता होना चाहिए तुम बात क्या कर रही हो उसके साथ, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, उसे पता होना चाहिए कि ना। अब मैं गई सिद्धार्थ, बहुत कमाल की बात है। अब वो आदमी अपना विस्की पी रहा है उस स्वीट रूम में अपने घर। उन्होंने वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ है जो उनकी वाइफ की और बच्चों की है। जाते ही मेरी नज़र उस फोटोग्राफ पे पड़ी। उन्होंने मुझे बोला उपासना क्या पियोगी? मैंने कहा सर मैं तो पीती नहीं। जूस ले लो। नहीं पहले वाइन ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो। मैंने बोला सर मैं पीती नहीं, मैं कभी पी नहीं। तो बोलते अच्छा फिर जूस ले लो। तो मैंने बोला हाँ जूस मंगा लो। फिर मैंने शुरू किया अपना नाटक। मैंने कहा सर आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, आज बढ़ गई। बोलते क्यों? मैंने कहा देखो आप अपनी वाइफ और बच्चों की फ़ोटोग्राफ आपने सामने लगा रखी है, नहीं तो कई तो इतने कमीने होते हैं ना डायरेक्टर्स कि लड़की को ऐसे करने के लिए कि चलो बोल देंगे मेरी बीवी से मेरी नहीं बनती, मेरा फलाना है, ये है वो है। अब मैं उधर जा रही हूँ, वो इधर जा रहे हैं, इतने दिन हो गए बीवी से मिले हुए, क्या है कुछ तुम्हारा, फिर तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है। मैंने बोला नहीं मेरा बॉयफ्रेंड, मैं बॉयफ्रेंड में यकीन नहीं रखती, मेरे को अपना करियर बनाना है सर। हाँ फिर मैंने उनको ये भी बोला, मैंने बोला सर तुमने ये दूसरे रोल शुरू कर दिए। मैंने कहा सर मैंने दूसरे रोल शुरू कर दिए क्योंकि अब कोई भी कुत्ता कमीना मुझे ये नहीं बोल सकता कि तू मेरे साथ चल, मैं ऐसे रोल तो मैंने कहा मुझे वैसे ही मिल जाएंगे। अब आप सोचो। मैंने कहा सर मैंने क्यों शुरू किया, पर मेरी आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है सर। आप कमाल इंसान हो। मैंने कहा ऐसे डायरेक्टर्स मिलते नहीं सर जैसे आप हो। मैं ना वो इतना मुझसे तंग आ गया। वो बोलता है जूस नीचे ही, फिर तुम बोलते खाना खाओगी? मैंने कहा सर मैं खाना रात को नहीं खाती, मैं पूजा करती हूँ और फिर ये उल्टा बोला। तो वो थक गया मुझसे, बोलता कैसी बेवकूफ़ लड़की को मैंने बुला लिया। बोलते हैं जूस में नीचे, क्योंकि 5 स्टार में टाइम लगता है ना जूस आने में, उतने ही 15-20 मिनट में मैंने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। बोलता तुम मैं जूस तुम्हारे ही रूम में भेज दूँ उपासना? मैंने कहा हाँ सर, फिर मैं पूजा करके जूस पीऊँ। ऐसे कितने किस्से लाइफ के। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी, फिर मेरे को अब हंसी आती है। उस टाइम तो मैं डरी हुई थी, वैसे अंदर से बहुत डरी हुई थी कि ये क्या ना। मेरी मम्मी को जाके सारा बताया, मम्मी इतने खुश हुए मेरे, बोलते अब तू सही से समझ गई है किस तरह से टैकल करना है। लेकिन लोगों ने मैंने क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स के साथ और सबके साथ ऐसे संबंध रखे, वो उनकी बीवियाँ हमेशा मेरे साथ बिठाते थे वो, क्योंकि उनको पता था इसने तो कुछ बोलना ही नहीं, ये तो तारीफ़ ही करेगी कि डायरेक्टर बहुत अच्छा है, और मैं उनकी करती भी थी।
सर आप बहुत कमाल है सर, मैं आपके कैरेक्टर की फ़ैन हूँ सर, मैं ये। फिर मैं उनकी बीवियों को बोलती थी सर जैसा तो इंसान ही नहीं मैंने देखा। तो वो सारे अपनी बीवियों को मेरे साथ और किसी और जी लगाते थे शुरू से ही, उपासना जी को बुलाइए। वो जी वर्ड लगाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ क्या है कि अरे इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, फलानी को बुलाओ, वो रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाती है आपकी। और मैंने एक-एक के साथ 4-4 6-6 फ़िल्में की। एक फ़िल्म नहीं की है, 4-4 6-6 फ़िल्में की। कोई संबंध नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ़ क्योंकि उनको लगता था कि एक्ट्रेस ठीक है और इसके कोई नखरे नहीं हैं। मैं टाइम पे जाऊँ, टाइम पे काम करूँ, कभी कोई डिमांड नहीं। तो आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ बार बार काम किया, जैसे मैंने अक्षय का बहुत, बताया, हाँ। वो और कौन से एक्टर्स थे जिनके लगातार आपने काम किया अनिल है? कपूर जी के साथ बहुत किया। ये कैरेक्टर आर्टिस्ट तो सारे, अनुपम खेर जी के साथ तो पता नहीं कितनी फ़िल्में मैंने कर ली, कादर खान जी, गुलशन ग्रोवर, ये जितने भी सारे एक्टर्स हैं सबके साथ मैंने बहुत-बहुत फ़िल्में की, बहुत। ये प्रियंका चोपड़ा के साथ जब आपने काम किया, कहते थे लोग उस वक्त भी वो बहुत फोकस थी, बड़ी एम्बिशियस थी, उनको मालूम था कि मुझे बड़ा गेम खेलना है। वो आपने नोटिस किया था? नहीं, मैं तो खुद बेवकूफ़ थी, मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है। तो लेकिन मुझे वो प्यारी लगती थी, बहुत ही सुंदर लड़की और बहुत दिल से काम करती थी वो। तो जेलसी मुझे हर एक्टर से होती थी जिसमें भी मैं कैरेक्टर रोल करती थी। हाय ये रोल काश मुझे मिला होता। अंदर की लीडिंग हीरोइन बोलती थी। अंदर अंदर की बोलती थी, लेकिन मैं किसी को शो नहीं करती थी वैसे। ऐसा कभी हुआ है कि जब आप कैरेक्टर रोल कर रहे हो वाकई में दिल में लगाओ, यार ये रोल अगर मैं करती ना यार, मैं कहाँ तक ले जाती ये रोल को, ऐसा हुआ और वाकई में लगा अंदर? कई बार लगा, कई बार वो डायलॉग बोलते थे तो मुझे लगता था मैं बोलती तो ऐसे बोलती मैं, अंदर तो सब चलता था, लेकिन फिर आप कर तो कुछ नहीं सकते ना। ऐसा हुआ है कि जब आप कर रहे हो परफॉर्म, सामने वाला लीडिंग हीरो या हीरोइन इतनी लड़खड़ा गई कि वो बार बार टेक ले रहे थे आपकी वजह से? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। कभी नहीं हुआ। हाँ, कई बार रीजनल फ़िल्मों में हुआ क्योंकि उस तब मैं अच्छी स्टार हो गई थी और सब। तो उनका मैंने बहुत हेल्प की क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या किस चीज़ों से गुज़री हूँ। तो जो मेरे साथ कोई सेकंड लीड कर रही होती थी या किसी का मेकअप ठीक नहीं या किसी के पास ज्वेलरी नहीं या कुछ, तो मैंने तकरीबन कोशिश की कि मैं हेल्प करूँ। हेल्प करूँ क्या? हाँ, सोनपरी में आपने नेगेटिव रोल किया था, नेगेटिव रोल किया। तो बच्चे डर जाते थे आपसे? अरे सोनपरी मेरे को इन्होंने बुलाया, इन्होंने बोला कि एक हम सीरियल जो कर रहे हैं सोनपरी, उसकी टीआरपी थोड़ी सी तब डाउन जा रही थी, तो उन्होंने बोला हम काली परी क्रिएट कर रहे हैं, क्रूएला, तो वो सिर्फ 7 एपिसोड के लिए आएगी और उसके बाद वो मर जाएगी। तो मैं आई काली परी बन के, उसमें 7 एपिसोड जितने भी थे मैंने किए, मैं मर गई। टीआरपी एकदम ऐसी वो, क्योंकि काली परी के साथ लोगों ने, बच्चे जुड़ गए काली परी के साथ, वो काली परी उनको पसंद आ गई, क्रूएला। तो स्कूल में भी जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था तो काली परी की ड्रेसेस पहन के लोग जाते थे। और मेरी खुद की जो सिस्टर की बेटी है वो भी उस टाइम फैंसी ड्रेस में कर रही थी, मैंने उसको बोला काली परी बन, मेरे पास तो सब कुछ है, विग विग, बोलती नहीं मैं सोन परी बनूंगी, तो काली परी जीत गई जो बनी थी उसमें। तो उस टाइम ऐसा, तो इन्होंने मुझे उसमें 8 या 10 बार मरी हूँ मैं काली परी, मतलब जैसे ही काफ़ी टाइम हो जाता था काली परी मर जाती थी, फिर इनको लगता था नहीं काली परी तो बहुत ज़रूरी है। 7 एपिसोड के लिए आई थी और मैंने पता नहीं कितने एपिसोड्स किए हैं, आपने अगर देखे होंगे सोनपरी के। तो क्योंकि वो काली परी इतना हिट कैरेक्टर था, मेरी हंसी इतनी, उसमें मेरा एक लाफ्टर था जो ना बहुत ही डेंजरस लाफ्टर वो लेती थी ना, शैतान से जन्मी अंधेरों में पली, कहते हैं सब मुझको काली परी। इस तरह से मैं हंसती थी, वो हंसी जो है वो भी लोगों में बहुत वो थी। तो मैं बहुत ही वो करती थी, आंखें वांखें इतनी बना के, और बड़ी मेहनत करती थी मैं उसके लिए, काली परी के लिए। तो बहुत हिट कैरेक्टर था वो सोनपरी में। माय फ्रेंड गणेशा में गंगूताई बहुत हिट कैरेक्टर हुआ था, तो मैं बच्चों की बहुत फेवरेट रही हूँ। है ना? बड़ों की भी फेवरेट रही है वैसे, बच्चे की हम भी ना। थैंक यू। कौन अच्छे दोस्त बने आपकी इंडस्ट्री में जो आप कह सकते हो कि इतने सालों की, आपने 1988 में स्टार्ट किया था, देखा जाए तो माने
कितने साल, ऑलमोस्ट 40 इयर्स हाँ। ऑलमोस्ट। अच्छे दोस्त बने? इंडस्ट्री में तो नहीं, क्यों ऐसे? क्योंकि इंडस्ट्री में काम पे ही मैं बहुत फोकस्ड थी। जैसे अर्जुन मछली की आंख देखता था ना, उसी तरह से मेरे लिए ये, मेरे को अपना करियर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को पता है मेरी मदर कैसे मुझे लेके यहाँ तक पहुँची थी। तो मेरे लिए अपना प्रोफेशन जो है ना, हर चीज़ से ऊपर था। हर किसी चीज़ से, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं दिखता था उसके आगे। और मैं अपना काम करने के बाद हमेशा से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही बहुत जल्दी की थी, तो मेरा मतलब मेरी फ़िल्में भी हिट हो गई थी, तो मुझे सब कुछ मिलता था, अलग से कमरा, मेरे मेकअप वाले। तो मैं शॉट देने के बाद तकरीबन अपने कमरे में चली जाती थी, या मैं अपना सीन ही लेके बैठी रहती थी। या मुझे कभी पार्टीज़ में भी कोई बुलाता था तो मैं कभी कभी गई नहीं पार्टीज़ में। मुझे लगता था, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता था कि कोई कुछ बोल ना दे, या कोई गलत बात ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए। तो मैं बहुत ही, मतलब जैसे आज मुझे ये फ़ील होता है कि मैंने गलत किया। आज मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि वो तो बहुत अच्छे लोग थे सब। मैं अगर उनके साथ जाती, उन पार्टीज़ में जाती, तो मेरी एक सर्कल बनता, मैं उनसे मिलती तो मेरे को और फिल्म्स मिलती, शायद मैं इससे कहीं बेटर कुछ और काम कर रही होती। या अगर मेरे को जितने डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर रही थी, वो अपने घर में भी कोई फंक्शन होता था तो मुझे बुलाते थे, तो मुझे जाना चाहिए था, मतलब उन फंक्शंस में तो जाना चाहिए था। आज इसका रियलाइजेशन होता है। लेकिन मैं बहुत ही वो थी, जैसे किया काम और अपना अलग से आके बैठ गए। लोग अपनी, उन्हें रात को कई बार पार्टी करते थे सब लोग, कि हम लोग आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं तो रात को इकट्ठे खाना खा रहे हैं। मैं किसी के साथ नहीं होती। एक भी पार्टी के लिए नहीं गई? एक तो नहीं, पार्टी गई होंगी ना उस एक दो टाइम पे। जिसमें मेरी फिल्म रिलीज होती थी या कुछ, या हिट हो गई, तो उसमें उन्होंने बुलाया, जिसमें पूरी इंडस्ट्री आई, उसमें मैं कभी आपको दिखाई दी होंगी, मैं नहीं दिखती। कभी हुआ है, नाम नहीं पूछ रहा, कोई ए लिस्ट एक्टर ने आपके साथ फ्लर्ट वर्ट किया क्या? हाँ हाँ, हाँ। माने फ्लर्ट किया या बिंदास बोला मुंह पे? नहीं, बिंदास नहीं बोला, बिंदास नहीं बोला। मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ, मैं ना, पता नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बाकी लोगों का नहीं मुझे पता। कोई भी आदमी आपको डायरेक्टली नहीं बोलता, वो आपको पहले जज करता है। कि अगर आप, जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, आप उसको नमस्ते करते हैं, आप उससे एक ढंग से बात करते हैं, उसको पता चल जाता है आप क्या हो। हर आदमी कोशिश करता है, और शाम को क्या कर रहे हो, चलो साथ में खाना खा लेते हैं, या ये कर लेते हैं। वो आपने आगे से क्या जवाब दिया? कई लड़कियां आती हैं, आते हैं, सर कैसे हैं, और सर कैसे हैं, फलाना, पता चलता है उनको कि कैसे ये इसको हम वो कर सकते हैं। तो मेरे को हमेशा लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी। शक्ति जी मुझे बोलते हैं कि तुम मतलब एक ऐसी लड़की हो जो मेरे को लगता है कि मेरी बहन है। तो मतलब मैं ऐसे, मेरे एक्टर्स के साथ इस तरह के संबंध रहे जो बहुत ही है ना, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को ट्राई नहीं किया, मैं वो झूठ बोलूँगी अगर ऐसा कि ट्राई नहीं किया। हाँ, एक बार का मैं आपको बताती हूँ। एक साउथ का डायरेक्टर था, उसने अनिल कपूर जी को साइन किया हुआ था, उसने मुझे फिल्म में साइन किया, अनिल जी के अपोजिट, तब स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं। उनके कई बार ऑफिस में गई, कभी मम्मी को लेके जाऊँ, कभी बहन को लेके जाऊँ, तो वो मुझे बोले, आना ज़रा अंदर, तुम क्यों आ जाती हो, सब मम्मी और बहन के साथ क्यों आ जाती हो? मैंने कहा सर, वो आपसे बात करनी होती है ना, तो मुझे पता नहीं है कि, अरे बात क्या करनी है, तुम आओ, तुम अकेले आओ, और ऐसा ऐसा। तो मुझे समझ में उतना नहीं आता था। पहले मैं उनको लेके जाती थी, आप बात करना, पैसे कितने देंगे या कुछ ना, हम लोग पंजाब से एकदम छोटी जगह से। तो उन्होंने मुझे एक घर में, मैं थी अपने 1 रूम किचन का, हमारे पास फ्लैट होता था। मेरे को रात को 11:30 बजे उनका फ़ोन आया, और वो मुझे बोलते हैं कि सन एंड सैंड्स आ जाओ, हम लोग सिटिंग कर रहे हैं। तो मैं उनको बोल रही हूँ, सिटिंग सर, कहानी मैं कल सुन लूँगी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं आपसे कल कहानी सुन लूँगी, उसमें क्या है। तो बोलते नहीं, तुम सिटिंग का मतलब नहीं समझी। फिर पूरी रात तो मेरे को नींद ही नहीं आई ये सुन के। तो फिर तो सरदारनी का मेरा दिमाग सटका। मैं सोचूं कब सुबह 10 बजे और कब मैं उसके ऑफिस बांद्रा में था। मैं पहुंची बांद्रा में। मैं कई बार ऑफिस में जा चुकी हूँ, तो उनकी सेक्रेटरी जो बाहर जो रिसेप्शनिस्ट, उपासना आइए आइए, बैठिए बैठिए, उनको क्या पता क्या हुआ है ना। तो मैंने बोला सर हैं? बोलती हाँ, अंदर मीटिंग चल रही है। तो मैं अंदर जाने लगी, नहीं सर की मीटिंग चल रही है। दरवाज़ा मैंने खोला,
उनका फेस मेरी तरफ था, वो उधर चेयर थी, इधर दरवाज़ा था, इधर 2-3 लोग बैठे थे। मैंने कहा कुत्तिया, आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आपका पॉडकास्ट है, पंजाबी में गालियाँ निकाली। तू मेरे बाप तो ज़्यादा वड्डी उम्र, जब मुझे गुस्सा आता है ना मैं पंजाबी में शुरू हो जाती हूँ फिर हिंदी नहीं रहती तेरी। मैं कहा तभी फीलिंग आती है। फीलिंग आने में, अरे उपासना जी आइए बैठिए। वो सारी चेयर्स मेरी तरफ घूम गई, उनकी सबकी जितने भी थे ना सब घूम गए मेरी तरफ। नहीं मेरी बात तो सुनिए, मैंने बहुत बोला, मतलब 2-3-4 मिनट तो बोली होंगी मैं। तू मेरी बाप से बड़ी उम्र का, तेरे को तमीज नहीं, तू मुझे सिटिंग का मतलब समझाता है, मैं जुत्ती मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब मैं उसके बाद बाहर निकली बांद्रा में साइड में वो जो फुटपाथ है, मैं उस पर चल रही हूँ। अब मुझे सब याद आ रहा है कि मैंने सबको बोला मैं अनिल कपूर के साथ फिल्म साइन की है। मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया, इतनी बड़ी बड़ी, अब मैं स्टार बन जाऊंगी, अब मैं ये हो जाऊंगी। और मैं रो रही हूँ और मैं चल रही हूँ और मैं रोती जा रही हूँ कि हाय कैसे, मतलब मेरा सारा वो हो गया। फिर उसने मुझे उसका कार्ड भी भेजा, जो मुहूर्त का कार्ड भी भेजा उसकी, तुम नहीं तो बहुत सारे लोग हैं बोलता। और मैं 7 दिन तक अपने घर में से बाहर ही नहीं निकली। एक कमरा था, किचन थी, तो मेरे दूध वाला आता था, दही जमाते थे हम लोग, मतलब हम लोग क्या, मैं ही जमाती थी। और वो दही खाती थी दिन में 1-2 बार अगर भूख लग जाए, और रोती रहती थी, हाय मैं अब क्या बोलूँगी, किसको क्या बोलूँगी। लेकिन वो 7 दिनों ने जो मुझे स्ट्रॉन्ग किया ना उसके बाद, कि मैंने कहा ऐसी की तैसी उपासना, तेरी माँ ने तेरे को इतनी दूर भेज दिया। मम्मी जॉब करते थे, उनके पैसों से सब मेरा चलता था, क्योंकि किसी ने तो, सबने बोल दिया हम लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे ना, तो मम्मी के पैसों से मैं, और उनके पैसे से मैं यहाँ आई हूँ, और मैं इतनी हिम्मत आ रही हूँ, और मेरे तो फिल्में भी चली हुई हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं छोड़ती मैं इंडस्ट्री को, ऐसे नहीं मैं जाऊँगी। तो फिर मैंने किया। तो ऐसी कई हादसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक हादसा जो हुआ होगा, एक ट्रॉमा जो हुआ था, जिसको बर्दाश्त करने में बहुत बहुत टाइम लगा, आपको सहन करने में बहुत टाइम लगा, पर आपने उसको ओवरकम किया, वो कौन सा था? मेरी मदर की डेथ। हाँ। उस टाइम मेरे 6 या 7 सीरियल चल रहे थे। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, पर मम्मी का आता है ना तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो 6-7 सीरियल्स मेरे चल रहे थे, और सारे बड़े चैनल्स के सीरियल्स थे मेरे। तो मम्मी सारे सीरियल्स देखती थी मेरी। मम्मी को इतना था ना, और मेरी सबसे अच्छी जज, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, और इतनी अच्छी औरत, मतलब मेरी मदर है इसलिए नहीं कहती, बहुत दिल की अच्छी लेडी। तो वो मुझे बताती थी कि वो ड्रेस तूने ठीक से वो नहीं किया, वो बाल तेरे ऐसे होते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये सीन तूने अच्छा किया है, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए। मम्मी मेरी कभी उन्होंने लिपस्टिक तक नहीं लगाई खुद से, लेकिन मेरा मेकअप, मेरी ड्रेस, उनको पूरी सेंस थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मम्मी ऐसे, मैं उस दिन आई थी तो मम्मी बैठे थे, हम लोग डिस्कस ही किया पूरा कि आज तेरे सीरियल में ये हुआ। और मेरी बहन के बेटे का अगले दिन कोई फंक्शन था स्कूल का, तो बोलते मैं थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ। जल्दी भी क्या थी, 11:30 थे, तो फिर मुझे सुबह जल्दी उठना है। और रात के 1:30 बजे के करीब मेरी सर्वेंट जो हमारे घर में काम करती है, उसने बोला मम्मी को खांसी जैसी आ रही है। तो मैं गई तो मम्मी बोलते गले में कुछ अटका जैसा लग रहा है मुझे, तो गर्म पानी मैंने इसको बोला है करने के लिए। तो मैंने मदर को पकड़ा। मेरी सिस्टर और मैं एक ही फ्लोर पे रहते हैं, एक फ्लैट उसका है और एक हम लोगों का है। तो मैंने बोलते नहीं उसको नहीं उठा, क्योंकि सुबह उसको वहाँ भी जाना है फंक्शन में। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं दीदी को बुला के लाई, और दीदी ने मम्मी को पीछे से पकड़ा और मैंने ऐसे, और मम्मी मतलब 5-10 मिनट के अंदर मेरी मदर दुनिया से चली गई, बिना पेन के, बिना किसी चीज़ के, बिना बीमारी तो उनको थी, खैर उनको ब्लड प्रेशर था, उनको डायबिटीज़ थी, वो तो ऐसा, पर ऐसा नहीं कि वो कोई हॉस्पिटल में थी या कुछ ऐसा था, कुछ नहीं था ऐसा। तो उनको हार्ट अटैक आया और हम कुछ भी नहीं कर सके। और वो टाइम मैं अभी भी, मतलब मैं जब मेरे सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं, मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब दुनिया। अभी बोलती हूँ तो मैं डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी, मम्मी बेडरूम में थे, मैं डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ गई और मैंने कहा मम्मी, और मेरी बहन ने बोला कि मैं ना दरवाज़ा बंद करके आती हूँ, बच्चों का उधर से सारा दरवाज़ा खुला ही छोड़ के आ गई थी वो, तो बोलती मैं बंद करके आती हूँ। मैंने मम्मी को बोला कि आप चले गए तो आप अब मेरे साथ नहीं रहोगे,
सिद्धार्थ आप बिलीव करोगे कुछ नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी, पूरे पर्दे हिले, हर चीज़ हिली उस वक्त, और ये सपना नहीं था। मतलब जैसे उन्होंने कहा होगा कि मैं तेरे साथ ही हूँ, और मैं आज भी उनकी प्रेजेंस अपने घर में महसूस करती हूँ। मैं आपको ऐसे ऐसे इंसिडेंट बता सकती हूँ कि आप सोचोगे ये तो अंधविश्वास वाली बात है। मैंने आज तक उस कमरे, मैंने मंदिर बनाया है अपनी मदर के कमरे को, वो अब मंदिर है, उसमें मेरी मदर की फ़ोटोग्राफ्स हैं, मम्मी का सामान सारा, हमने कपड़े तो दे दिए, मम्मी एक मशीन चलाया करते थे, वो है उनकी स्पेक्स है, मंदिर है सारा। अगर मैंने वहाँ जाके कोई बात कह दी, मैं ऐसे कहती नहीं हूँ कभी मैंने ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना हो। मतलब आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैं ना ऐसे ही चली गई एक दिन, मेरे को ना मैंने कुछ 10,000 रुपये कुछ कम पड़ गए किसी चीज़ में। मैंने बोला हाय 10,000 रुपये कम पड़ गए मम्मी, ऐसे ही मैं बात भी करती हूँ उनसे, 10,000 कम पड़ गए, बताओ अभी कैसे, कहाँ से आएंगे ये 10,000 रुपये। तो मैंने ऐसे ही ना ड्रॉर खोला, वो ड्रॉर जो कि मैं पता नहीं कितनी बार साफ़ कर चुकी हूँ वो कमरा, उसमें 10,000 रुपये थे। मेरी बहन का बेटा एक बार लोनावाला में गुम हो गया, सर्वेंट्स के साथ, वो पहाड़ जैसे हैं उसके नीचे चला गया, वो आने वाला था दोपहर में, रात हो गई, पूरा सब नीचे सुनसान हो गई पहाड़ियाँ, मेरी बहन रो रही है, पुलिस ढूंढ रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं अपनी मदर के कमरे, मेरे को फ़ोन आया मेरी बहन का कि नानक जो है वो गुम गया है। मैं जाके मम्मी को बोला ऐसे आपके होते हुए नानक गुम गया है मम्मी, और मैं रो रही हूँ, और नानक वो उसका मेरे को फ़ोन आता है कि नानक वो पहाड़ी से चढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब एक चीज़ नहीं है, आप सोच नहीं सकते। मतलब मैं अगर मैंने सच्चे दिल से कहीं पे भी जाके मैंने मम्मी को कुछ बोल दिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूरा ना हो। उस कमरे में इतनी ताकत है। लोग जो सुन रहे होंगे वो सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, पर ये सच्चाई है दुनिया की सबसे बड़ी। मतलब मैंने आज भी मैं उनको फील कर सकती हूँ। वो इतनी मेरी दिल के करीब, मैं जब तक शायद ज़िंदा रहूँगी वो मेरे साथ ही रहेंगी। तो मैं मतलब उससे अच्छी औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इनफैक्ट इसी पॉडकास्ट में आपने बहुत बार जिक्र किया उनके बारे में। हाँ, मतलब आप सोचिए वो कितनी करीब है मेरे। आपने कपिल शर्मा का शो छोड़ा क्या? नहीं, और क्या उन्होंने छुड़वाया, आपने छोड़ा, क्या था वो? क्या हुआ कि 2.5 साल हमारा शो बहुत नंबर 1 पे रहा, आपको पता ही है, बहुत हम लोगों ने हिट शो दिया। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे करने के लिए कुछ था नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगने लग गया, मैंने कपिल को भी बोला, मेरा बहुत अच्छा संबंध है उससे, ऐसा नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। कई लोग सोचते हैं पता नहीं झगड़े के कारण छोड़ा है। मैंने कपिल को बोला, कपिल वैसा नहीं रहा रोल जैसा मतलब मेरे को मज़ा आता था करने में। तो कभी मैं खड़ी हूँ 2 लाइनें बोल रही हूँ, कभी कुछ ऐसा। तो मैंने कपिल को बोला, कपिल अब वो मज़ा नहीं है, तुम मेरे कैरेक्टर पे ध्यान दो। तब कपिल हीरो का ट्राई कर रहा था उसकी फ़िल्मों के लिए, तो वो भी बोलता था मुझे कि मैं एक बार ज़रा इन सब झंझटों से निकल जाऊँ तो करूँगा। उसी बीच में फिर कलर्स का शो में कपिल का टेंशन हो गई कलर्स के साथ, या कुछ हमारा नंबर 1 पे शो चल रहा था तब। तो मेरा कलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और कपिल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कपिल की टीम के साथ। तो मैं जब ये लोग सोनी पे आए तो उन्होंने बोला कि आपको ये तो हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। और फिर वो जो है एक कृष्णा वाला शो वो ला रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट के टाइम तक वो करो। अब वो जो टीम थी और कपिल की टीम जो है, ये 2 अलग-अलग टीम्स थी। तो अब वहाँ पे भी मेरे को वैसा कंफर्ट नहीं था, क्योंकि वो एक अलग टीम थी, ये एक अलग टीम थी। कपिल और उधर की टीम में थोड़ा-सा टेंशन भी थी। तो मैं यानी जब कृष्णा की टीम के साथ? हाँ, कृष्णा के साथ तो नहीं, बाकी कई चीज़ें थी वहाँ पे। तो मैं एंटर करूँ तो वो बोलना बंद कर दें, मेरा कोई पंच लाइन हो तो वो काट दें कई लोग। तो मेरे को लगे ये क्या हो रहा है? ये कई लोग माने कौन? ये माने वो नहीं, कृष्णा वाला शो? नाम नहीं लेना चाहती ठीक मैं है, किसी का भी। ठीक है। तब कंट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट हुई थी कुछ, मैंने शो छोड़ दिया था तब सोनी पे। वो मैंने उनको बोला था कि ये नहीं करना है आप लोगों का शो। तो वो इतना मुझे टॉर्चर हो गया उस जगह पे कि मुझे लगा ये क्या है? मैं मतलब जहाँ पे मुझे पता होता है कि पंच लाइन क्या है और कहाँ पे लोग हँसने वाले हैं, और जब मैं टेलीकास्ट देख रही हूँ तो वो पंच लाइन वहाँ से उड़ा दी गई है। तो ऐसी ऐसी कई चीज़ें हो गई। और कपिल ने मुझे बोला आप आ जाओ। फिर तब तक मैंने 2 फ़िल्में अपनी शुरू कर दी, पंजाबी फ़िल्में एज़ प्रोड्यूसर।
कपिल ने मेरी प्रोड्यूस की हुई फिल्म में वॉइस ओवर भी दिया है। बहुत मेरा अच्छा संबंध रहा है कपिल के साथ। लेकिन फिर प्रीति के शोज़ मेरे को मिल गए, जो प्रीति देख रही थी तब कपिल का शो, तो मैं 2-3 उसके किए शो, तो कई चीज़ें हो गई। लेकिन वो मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी मुझे उस टाइम काम करने की। मैं तकरीबन उसको छोड़ ही रही थी उस टाइम शो को। मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे को करना नहीं है। अली जी की भी तो यही प्रॉब्लम हुई। अली जी का भी कोई झगड़ा नहीं है, वो वर्क सेटिस्फेक्शन जो नहीं मिलता है ना जब, तो मुझे सब बोल रहे थे पैसे तो मिल रहे हैं ना उपासना, इतना ज़्यादा अच्छा हमारा हो गया था सब कुछ। कई बार वो एक सेटिस्फेक्शन एज आर्टिस्ट भी आपको अच्छा फील होना चाहिए। जो सुनील और कपिल के बीच में अनबन हुई थी, जो सब जानते हैं, उस वक्त आप भी थी, उस टाइम पे माहौल कैसा था? मैं उस टाइम इनके साथ शोज़ में नहीं थी, पर टेंशन क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि कपिल जो है उस टाइम कुछ अजीब अलग माहौल हो चुका था। हमारे सेट का भी माहौल एक अलग हो गया था। जब आदमी कुछ बड़ा बनता है ना, तो जो उसको समझाने वाले लोग होते हैं वो कई दोस्त नहीं होते, असल में दुश्मन होते हैं। तुमने क्यों फोटोग्राफ करानी लोगों के साथ? जो फैंस ने आपको स्टार बनाया, उनके साथ प्रेस वालों से क्यों बात करनी, ये वो। फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, फिर आदमी को लगता है वो स्टार हो गया है, स्टारडम आ जाता है कई बार। तो लेकिन कपिल ने बहुत जल्दी उसने डाउनफॉल देखा और उसने रियलाइज़ भी किया कि क्या चीज़ें गलत हुई हैं या कुछ, और फिर अभी वो बहुत सही है, उसका अच्छा चल रहा है। और आदमी वही कई बार ठोकर खा के संभलता है ना, कई बार चीज़ें अचानक मिल जाएं तो उससे भी। तो उस वक्त माहौल जो खुशी वाला होना चाहिए था ऐसे शो पे, वैसा नहीं था, क्योंकि पहले हम लोग सारे एक परिवार थे। हम लोग दोपहर में 2 बजे जाते थे, सुबह के 5-6 बजे तक आते थे। हर आदमी अपना इनपुट डालता था उस शो में। वो सिर्फ कपिल का शो नहीं था, वो हमारी पूरी टीम का शो था। हम हर एक को पंच लाइन्स देते थे, तुम ये बोलना, मैं ये बोलूँगी, वो ये बोलेगा। ऐसा हम खुद मिल के बनाते थे, राइटर्स के साथ हम बैठे रहते थे। हमें लगता था किसी तरह हमने इसको हिट करना है, शो को अच्छा बनाना है। फिर धीरे धीरे जब माहौल ख़राब होना स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कभी डीप डाउन अभी भी वो फीलिंग है कि मैं वापस कपिल को ज्वाइन करूं, सबको वापस ज्वाइन करूं, वो फीलिंग आती है? नहीं, डेफिनेटली। अगर कपिल को मैंने बोला भी है 1-2 बार, जब ये सोनी पे इसने मुझे बुलाया था, मैं गई थी कुछ टाइम के लिए, तब भी मैंने कपिल को बोला, कपिल अभी भी अच्छा नहीं लिखा हुआ मेरा कैरेक्टर, मेरे को अच्छा रोल चाहिए। तो मेरे कपिल को पता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो डेफिनेटली, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम लड़े हुए हैं या कुछ। मैं अभी भी फ़ोन करूं, कपिल इमीडिएटली उठाएगा। पर मिस करते हो वो दिन? डेफिनेटली मैं मिस करती हूँ। वो तो फैमिली थी हमारी। मतलब जैसे आप इतना टाइम 2-2.5 साल एक किसी के साथ बिताते हैं, कुछ एक्टर्स के साथ, और इतना टाइम आप स्पेंड करते हैं। हमने रात रात भर जागना, हमें नींद आनी, हमने चॉकलेट्स खानी कि किसी तरह हमारा एनर्जी लेवल, सुबह के 2-3 बजे हमारी बहुत बुरी हालत हो जाती थी। और आप कॉमेडी कर रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अप होना चाहिए ना। तो चॉकलेट्स खा रहे हैं, रेड बुल पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अपने आप को खड़ा रखने के लिए। और वो एक दूसरे को, हम क्या था कि जो अली जी थे, दादी जो बनती थी, और मैं, हमारे शोज़ ऑलरेडी चल रहे थे और भी, और मेरा एक बानी इश्क दा कलमा उसी पे था, कलर्स पे। तो मैं उसका शूट करती थी कपिल का रात भर, और फिर सिर्फ घर नहाने के लिए आती थी और ब्रेकफास्ट अपना लेके फिर मैं सेट पे वापस फिल्म सिटी जाती थी। मैं 3 रात के बाद सोती थी, फिर मैं वहीं से रात को कपिल का शो अटेंड करती थी। मतलब कि सैटरडे संडे हम शूट किया करते थे, और 3 रात हो जाती थी। कई बार तो मैं वहीं से फ़्लाइट लेके पंजाब भी जाती थी पंजाबी फिल्म करने, तो 4-5 दिन के बाद सोती थी। ऐसा भी मैंने टाइम देखा जब मैं सोती ही नहीं थी, तो मेरे मतलब मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर खड़े खड़े भी सो रहे होते थे सेट के ऊपर, इतनी उनकी बुरी हालत हो जाती थी। तो मैंने खाना भी कई बार तो मैंने सिर्फ गाड़ी में ही खाया है। मतलब ऐसा भी टाइम मैंने देखा कि खाना खाने तक का टाइम नहीं था। सुनील, कीकू, अली, चंदन, हाँ, कौन सबसे करीब था आपके साथ उस शो पे? अली, क्योंकि मेरे ज़्यादा सीन्स उसके साथ होते थे। अली जी और मैं, वो मेरी माँ बनते थे और मैं बेटी। तो अली जी जब गेटअप कर लेते हैं वो लेडी लगते हैं। तो जब अली जी
मतलब मेरे साथ बैठे होते थे ना, मुझे लगता ही नहीं था कि ये कोई आदमी बैठा है। तो मैं उनसे हर एक बात कर लेती थी, फलानी जगह ऐसा हुआ, फलानी जगह ऐसा हुआ। फिर जब वो गेटअप चेंज, मैंने अली जी, फिर बोलते जब मैं चेंज कर लेता हूँ तो वो अलग हो जाती है। फिर लगता ही नहीं, तब मैं हाथ भी पकड़ लूँ उनका या कुछ भी बात कर लूँ। इतने क्यूट इंसान। तो अली जी के साथ बहुत अच्छा था मेरा सबके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। मेरा कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अली जी और मेरे सीन्स ज़्यादा थे, तो वो माँ बेटी जैसा। और हम दोनों की प्रॉब्लम भी है कि क्योंकि अली जी को भी सुबह जाना होता था शूटिंग में और मुझे भी जाना होता था। तो मैं अली जी को बोलती थी हाँ अभी देखो अभी यहाँ से, तो वो उनकी भी सेम प्रॉब्लम होती थी। वो बोलते मैं तो यहीं पे ही नहा लूँगा मेकअप रूम के ही उधर, मैं तो जाऊँगा ही नहीं घर पे। तो कई बातें हम शेयर करते थे। कई अभी भी मुझे मिले थे तो हम लोगों को वो मतलब अभी सुनील मिला था मुझे, अच्छा लगता है वो सब बातें करना। जब इतना बड़ा शो सही राह पर नहीं जा रहा था, बीच में सारे आर्टिस्ट हर्ट कर रहे थे अंदर, क्योंकि सबको मालूम है कि ये अपना शो है, हम सब ने शो को बनाया है। आप लोगों ने कपिल से बात करने की कोशिश की एज फ्रेंड्स कि देखो कपिल ये अपना परिवार है, कि क्या हो रहा है, कि अपने में रखा आप लोगों ने? नहीं, कोई बात करने जैसी कोई बात नहीं थी कुछ भी ऐसा। और ऐसा नहीं था कि कपिल कोई झगड़ा कर रहा था या कुछ पर कर उनका रहा माइंडसेट था। शिफ्ट हुआ तो वो खुद कहते हैं हाँ, कि वो थोड़े से अलग तरह से अलग। जैसे जब स्टार्टिंग में हम लोग मैं जाती थी शूट करने के लिए, तो वो मिलने आता था मुझे कपिल। जैसे मेरी वैन में आएगा, कुछ चाहिए तो नहीं, सब ठीक है और ऐसा। फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। वो डेफिनेटली आपका शो इतना बड़ा हिट है, 50 लोग आपको मिलने आ रहे हैं, चीज़ें वो अपनापन जैसा मेरा आज भी उसके साथ है। मेरे भाई की तरह मानती हूँ उसको, छोटा भाई है मेरा। पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कई बार इंसान नहीं भी चाहता ना तो लोग कर देते हैं चेंज। तो फिर जैसे कई बार ऐसी चीज़ें होनी कि कपिल खाना खा रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि पूछेगा शायद हमें कि खा लो। तो ऐसी भी कई छोटी छोटी चीज़ें कई बार वो होने लगती हैं, तो सब बोलते थे अरे देखना खुद खा रहा है, एक बार भी नहीं बोला कि हम भी ले लो आप भी ले लो। तो ऐसे कई बार ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी। लेकिन जब चीज़ें कई बार बिगड़नी हो, लेकिन शो तो बहुत तब भी हिट था, कलर्स में जब तक रहा शो चलता रहा। लेकिन फिर वो कपिल को क्योंकि हीरो बनना था और सब, तो उसने बोला मैं एक ही करूँगा सैटरडे या नहीं संडे करूँगा, सिर्फ सैटरडे नहीं करूँगा। तो फिर कलर्स वालों ने कहा कि नहीं हम तो 2 करेंगे। तो फिर वो कृष्णा का शो ले आए थे एक, आपको मालूम है, एक पहले कृष्णा का आता था, संडे को हमारा आता था। तो फिर कपिल को वो भी नहीं अच्छा लगा कि ऐसा कैसे। तो ऐसी कई चीज़ें हुई, तो उससे कई कुछ हुआ। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। आपने ऑडिशन किया था क्या मैंने प्यार किया के लिए? हाँ भाग्यश्री का रोल था क्या? हाँ, भाग्यश्री का था। उसका भी एक कमाल है। ये मैंने जैसा आपको बताया, मैं आती थी तो मैं मिलती रहती थी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से जब मैं हाँ। स्टडी कर रही थी। तो मैं 2 लोगों से मिली उस टाइम, एक सूरज बड़जात्या जी से और एक राज कपूर साहब से। दोनों का कमाल की बात है। मैं गई मिलने के लिए सूरज जी से, तो वो मैंने प्यार किया फिल्म बना रहे। हाँ, उन्होंने मुझे सब सब्जेक्ट सुनाया, मेरा रोल सुनाया, मैंने डायलॉग बोल के सुनाया, क्योंकि मैं तो बचपन से करती थी तो डेफिनेटली मैं ठीक ही बोलूँगी ना। तो मैंने बोला, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। हाँ, उसके बाद उनके फादर बोलते कि आप कल आ जाओ, मेरे फादर से एक बार मिल लो, मेरी तरफ से ओके। तो मैं अगले दिन उनके फादर से मिली, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं मुझे कि आप रिजेक्ट। वो बहुत ही स्वीट लोग हैं, तो बोलते ही नहीं कि जैसे ना, और मुझे बुलाया नहीं। तो उसके बाद कितने सालों के बाद मैंने उनके साथ काम किया। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मतलब काफ़ी साल बीत गए, मैं बॉम्बे आ गई, उन्होंने सब।
तो उन्होंने बोला कि आप जानते हैं सबसे मतलब हमारी फर्स्ट चॉइस कौन सी थी? करीना भी बैठी, अभिषेक भी बैठा है और कौन ऋतिक भी बैठे हैं। तो मैं लोगों को बताया नहीं, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है ना कि मुझे रखा नहीं और ऐसा तो मैं तो किसी को क्यों बोलूं। तो बोलते हैं उपासना, बोलते क्या? तो मैंने बोला हाँ, लेकिन आपकी वजह से मुझे फिल्म नहीं मिली, ये मेरे को सिलेक्ट किया सूरज जी ने। तो बोलते हैं अगर मैंने तुम्हें रखा होता ना तो तू भी भाग्यश्री की तरह फिल्में छोड़ के चली गई होती। मैंने कहा मैं भाग्यश्री बोलते तू भी तो वही हिमालय देख लेती, तू भी भागती। मैंने बोला ये अभी मत वो बोलते नहीं ये मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, तू सलमान से ज़्यादा लंबी थी। मैंने कहा श्रीदेवी ने किया सलमान खान के साथ काम। तो वाकई में आपको नहीं रखा क्योंकि अब सलमान से लंबी थी? ये बोलते हैं मैं सलमान से लंबी कैसे हूँ? वो 5'7", मेरी 5'7" हाइट है, श्री जी की भी 5'7" थी। श्री जी ने सलमान, खैर श्री जी का तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे वैसे इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनको लगा कि सलमान से हाइट में थोड़ी ज़्यादा छोटी लड़की चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे नहीं रखा। वो बोले, वो झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन इस रीज़न से नहीं रखा। तो उसका रीज़न सलमान खान है, सलमान खान। कभी बोला नहीं आपने सलमान से जब आप मुझसे शादी करोगी मैं उनके साथ काम करती, बोला कि नहीं उनको आपने? मुझे तो पता नहीं था। नहीं तो मैं बोलती सलमान को। मैंने बहुत काम किया सलमान जी के साथ। और कौन है ये आदमी जो है वो सलमान खान से ही शुरू हुआ था। हमारा सेट जल गया था, आपको पता है हमारे ये कपिल शर्मा शो का जो सेट था वहाँ आग लग गई। तो हमने बिग बॉस के सेट पे जाके शूट किया। अब सलमान जी थे उसमें, तो एक में एपिसोड में सलमान जी आ गए। अब इम्प्रोवाइज़ करना होता है, सलमान जी कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो मेरे मुंह से निकला कौन है ये आदमी। मैं आपको बताऊँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया पूरे सेट पे। कैमरामैन ये वो, मैंने देखा कोई हिल ही नहीं रहा, सब ऐसे हो गए। और उनको लगा ये तो सलमान खान को तो मतलब नाराज़ कर दिया, कौन है ये आदमी, आप सलमान खान को बोल रहे हैं, कौन है ये आदमी ना। तो उसके बाद सलमान जी ने जो हंसना शुरू किया, वो नीचे लेट गए हुए इधर उधर। उसके बाद 7-8 मिनट लगातार ऑडियंस हंसती ही रही क्योंकि सलमान जी हंस रहे, और दिल से हंसते हैं, बहुत दिल से, नीचे नीचे लोटपोट हो जाते हैं। तो वो बोलते क्या बोला तूने, क्या बोला, कौन है ये आदमी। उसके बाद मुझे कपिल ने बोला कि ये हम यूज़ करेंगे अब, कौन है ये आदमी। तो अभी ऋतिक आया तो मैं पूछूं कौन है ये आदमी, फलाना आया पूछती हूँ कौन है ये आदमी। सलमान जी बहुत ट्रेंड हो गया था वो। हाँ, कौन है ये आदमी। टी शर्ट्स बन गई, टी शर्ट्स मेरे घर पे पड़ी हैं, उस पर लिखा हुआ है कौन है ये आदमी, बाबा जी का ठुल्लू और ऐसा सब बनी हुई हैं टी शर्ट्स। तो वो उस पर कौन है ये आदमी भी था। और उसी दौरान में जब शुरुआत में मैं राज कपूर साहब से भी मिली थी, वो हिना बना रहे थे तब। तो मैं मिली, मैं चैम्बूर में ही थी, तो चैम्बूर में मैंने कला जी थे उनके वहाँ, तो मैंने फ़ोन किया तो कला जी ने, मैंने कैसे भी नंबर ढूंढ लिया, मैंने बताया ना मेरे थे वो सीनियर स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो उन्होंने बोला 4-5 बजे राज कपूर साहब आते हैं। तो मैंने बोला मुझे मिलना है राज साहब से। तो बोलते आप आ जाओ। मैं तो 3 बजे ही जाके बैठ गई, वो 5 बजे आते, मैं 3 बजे। उन्होंने बोला राज साहब आ गए, राज साहब आ गए। फिर उनकी गाड़ी अंदर चली गई, उन्होंने मुझे बुलाया राज साहब ने। एक कमरा था वहाँ पे, वाइट गद्दे पूरे नीचे बिछे हुए, और वहाँ पे राज साहब ब्लू आइज़ और गोरे और इतने खूबसूरत, उस एज का इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और मैं उनको देख रही हूँ और मतलब आप फ़ैन होंगे राज कपूर साहब, आप सोचो। तो उन्होंने मुझे बोला बैठो। उन्होंने मुझे बोला क्या किया, मैंने कहा मैं ऐसे एमए कर रही हूँ, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स, मैंने 7 साल क्लासिकल सीखा है, कथक सीखा है, ये वो। तो बोलते हाँ लोग ऐसे ही आ जाते हैं कहीं यहाँ पे, तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप ट्रेंड हैं। फिर सारी बातें 1.5 घंटा बैठी मैं राज साहब के साथ। और उसके बाद 1-2 दिन बाद होली थी, कला जी ने मुझे फ़ोन किया कि राज साहब की होली है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। राज साहब ने कहा उपासना को बुला लो। अब मैं तो पहुँच गई होली में सितारा देवी डांस कर रही हैं। तो राज साहब ने मुझे बोला तूने डांस सीखा है ना, दूर से देखा मुझे डांस का। मैंने कहा हाँ सर, क्लासिकल का करो, सितारा के साथ करो डांस। मैंने सितारा देवी के साथ डांस किया वहाँ। और फिर मैं वो तो करती नहीं, मैं तो हट गई। तो उन्हें नहीं रुक नहीं सकते, करो डांस किया मैंने। अच्छा, वो होली मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद मैं आ गई तो मेरे को कला जी का फ़ोन आया कि राज साहब ने तुम्हारे लिए मैसेज किया है कि तुम कोई फिल्म साइन मत करना, हम तुम्हारा फ़ोटोशूट करेंगे आने के बाद। अरे हीना की हीरोइन होने वाली थी आप? शायद, पता नहीं होने वाली थी कि नहीं। क्या हुआ? फिर राज साहब दिल्ली गए
और दिल्ली में 1-2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। मैं बहुत रोई थी तब, मैं पढ़ रही थी तब, मेरे को बहुत दुख लगा। मतलब ऐसी इतने राज साहब की वो 1.5 घंटे की, वो मुझे रखते नहीं रखते मुझे नहीं पता, पर वो जो एक छोटी सी उनके साथ जो मुलाकातें हैं, वो जो उन्होंने मेरे लिए कहा कि तुम बहुत अच्छा किया, तुमने सीखा है यहाँ कुछ, और उनका बोलना, आप सोचो मुझे क्या लगा होगा। और फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा आते ही फ़ोटो शूट करूँगा, और जिस चीज़ को आप इतना चाहते हो, राज साहब की और राजश्री की फिल्म और ये दोनों फिल्में। मुझे एक पंडित ने बोला आपकी पहली फिल्म बहुत हिट होगी लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने बोला कि पागल है, जब फिल्म ही हिट होगी तो स्ट्रगल का आएगी। तो मैंने भाई चाली सासरी की, वो सुपर हिट हो गई, मैंने नाम प्रियंका दे दिया उसमें। तो स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो थी, स्ट्रगल तो आज तक भी है जिंदगी तो में। अगर राज कपूर साहब रहते तो ज़ेबा बख्तियार का जो रोल था शायद आपका होता। शायद। माय गॉड। सोचो। प्रियदर्शन के साथ आपने 2 फिल्में की, हलचल और हंगामा। हाँ, और उनके एक वहाँ की साउथ की फिल्म में भी मैंने गाना किया, फिर उनके साथ मैंने एड्स में भी काम किया। तो जो उनकी एंडिंग्स होती है ना फिल्म में, जहाँ पे लोग एक साथ भाग रहे हैं, कोई इसके साथ हाँ, चिपक जाता है, हाँ, फिर वो एक कॉमन सीन होता था। हाँ, कभी कभार हमें लगता है कि यार वो सारी शॉट्स जो बनाते हैं या स्क्रिप्ट को बड़ी ऑन द स्पॉट बनाते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, वो अच्छा। ऑलरेडी उनका ब्रेन में सारा कुछ है कि क्या करना है क्या नहीं, इतना ज़बरदस्त वो इंसान। और वो ना आपको बता, जैसे आपने कुछ अच्छा शॉट दिया या आप कुछ अच्छा, तो हम तो बोलेंगे ना अरे वेरी गुड या कुछ, वो ऐसे ही रहते हैं, वो उनके एक्सप्रेशन ही नहीं आता फेस के ऊपर। तो मैं उनके साथ पहले दिन जब हंगामा फिल्म में ये इनकी थी रतन जैन जी की, तो इन्होंने मुझे फ़ोन पे सुनाया कि उपासना ऐसा तुम्हारा कैरेक्टर है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है तुम पे शक करता है, और कोई भी किराएदार अगर आता है उसको लगता है इसके साथ इसका चक्कर है, तो तुम हमेशा बन-ठन के रहती हो और एकदम, और हस्बैंड क्योंकि वो मोटा ताज़ा टीकू टलसानिया जी कर रहे थे, तो वो उसको हर टाइम लगता है मेरी बीवी भाग ना जाए। तो मैंने कहा अच्छा सर ये है, मेरे को प्रियदर्शन जी ने तो सुनाया नहीं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरे फूल फाल लगाए, मेकअप पूरा, लिपस्टिक डार्क, आई शेडो, अच्छे से ड्रेस अप, ये ज्वेलरी पहनी, ये मैं गई सर। मैंने कहा सर, मैंने नमस्ते की, मैंने कहा सर इट्स ओके। बोलते वेरी बैड। हाय मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा क्या सर? बोलते सो मच मेकअप, ज्वेलरी, आई डोंट लाइक दिस। तो मेरे को मैंने पहला रिएक्शन उनका मेरे लिए ये था। तो मैंने कहा सर अब क्या करूं? तो बोलते एक बिंदी चाहिए, छोटा सा कान का चाहिए, और ये वो, और जूड़ा बनाओ और मेकअप निकालो, सारा मेकअप निकालो। बोलते हाय मैं सारा मेकअप ही निकाल दूंगी, मेरे को तो मेकअप की बहुत वो लगती है कि मेकअप जो आके पूरा मेकअप निकाला, हल्की लिपस्टिक, ये वो, फिर मैं गई हूँ। नाउ इट्स ओके। और मैं इतनी अच्छी लगी हूँ उस फिल्म में, मैंने खुद, मतलब उनके कैमरामैन साउथ के, मतलब इतने ब्रिलियंट कैमरामैन है। और लास्ट डे, और कुछ नहीं, एक शॉट दे दिया ना, वो ओके ओके चलो नेक्स्ट। मेरे को लगे पता नहीं मैं ठीक भी कर रही हूँ कि नहीं, अब उनका स्टाइल ही वो है। तो लास्ट हमारा एक आफ्ताब शिव देसानी के साथ मेरा चल रहा था कि चल भाग चलते हैं, मैं उसको एक ऐसी खिड़की जैसी है उसमें मैं उसको बोलती हूँ कि चल भाग जाते हैं हम दोनों ना। तो वो सीन हुआ, तो मुझे बुलाया उन्होंने, तो मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, पहली बार प्रियदर्शन में, और बोलते हैं ये तुम्हारा इसमें लास्ट था मैंने, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत काम करने वाला हूँ आगे। मतलब वो इस कमाल के इंसान है। फिर मैंने उनके साथ हंगामा हलचल की। उसके बाद इन्होंने मुझे एक दिन, मेरे को कॉल आया, मैं शूट कर रही थी, बोलते मैं प्रियन बोल रहा हूँ, एक ऐड है अमित जी के साथ तो वो करनी है। मुझे पता ही नहीं प्रियन बोलते हैं इनको, तो मेरे को लगा अमिताभ बच्चन के साथ ऐड, ये कौन है, ये प्रियन बोल रहा है। मैंने कहा ऐसे ही मुझे मजाक किया है किसी ने ना, मुझे पता ही नहीं प्रियन कौन है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसको। तो फिर मेरे को उपासना तुमने उनको कॉल नहीं किया जिनका मैंने बोला था मैं प्रियन बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर, फिर मैंने कहा सर आप प्रियदर्शन बोल रहे हैं? तो हाँ मैं प्रियदर्शन बोल रहा हूँ, आपने कॉल ही नहीं किया, एक ऐड है। और वो रीड एंड टेलर्स की ऐड थी और अमिताभ बच्चन थे उसमें। मैंने उनको कॉल किया तो बोलते हम छोटी सी ऐड बना रहे हैं उपासना जी, पैसे मैंने मांगने थे ना, वो दूसरे प्रियदर्शन जी। मैंने बोला अमिताभ बच्चन, प्रियदर्शन, बमन ईरानी, ये छोटी ऐड है।
हम आपको इतने पैसे देंगे। मैंने बोला ओके, मैंने पैसे भी नहीं, ऐसा भी नहीं कहा, नहीं तो मैं किसी को बोलती तो नहीं इतने बढ़ा दो, ये कम है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ आप काम कर रहे हैं और सब ना, तो वो ऐड के लिए तो मम्मी भी मेरे गए थे अमित जी को देखने के लिए। करीना कैसी थी? मैंने सुना उस टाइम पे थोड़ी घमंडी हुआ करती थी, ऐसा सच है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, घमंडी नहीं थी, बहुत प्यारी इंसान है। मैंने तो जो भी फिल्में की उनके साथ मेरे तो अच्छा लगा। दिलजीत तो अभी बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, बहुत बड़े। कोई मेमोरीज है उनके साथ? दलजीत के साथ हाँ, हम लोग एक ही वैन में होते थे वहाँ पे। दलजीत उस टाइम इतना बड़ा स्टार नहीं था। मैं, नीरू बाजवा और दलजीत, हम तीनों एक ही वैन में होते थे। तो दलजीत सारे किस्से अपने बताता था वहाँ पे। बहुत मज़ेदार इंसान है दलजीत, मतलब ऐसे लगता है ना बड़ा। लेकिन मैंने तो उसके साथ वो एक फिल्म और भी की है, उसमें गाने वाने भी थे, मेरा और उसका रोमांस भी था। अच्छा। हाँ, तो दलजीत के साथ मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंसान है। तो दलजीत की फिल्म जब मैंने की थी, मैंने वो फर्स्ट टाइम उसमें कैरेक्टर रोल पंजाबी फिल्म में किया था, अदरवाइज मैं हीरोइन थी पंजाबी फिल्मों की। तो मैंने आपको बताया ना, जब मैं हीरोइन थी तो मैं 75,000 लेती थी वहाँ पे पंजाबी फिल्म में। तो वो जब प्रोड्यूसर मेरे पास आए तो वो इतना गैप हो चुका था लंबा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कैसा रोल है, कैरेक्टर रोल। जसविंदर भल्ला एक बहुत बड़े एक्टर हैं पंजाब के, कॉमेडियन, तो उनके साथ आपका है। तो मुझे बोलते कितने लेंगे, तो मैंने बोला 5 लाख। तो टाइम चेंज हो गया था, मुझे लगा ये मना कर देगा कि 5 लाख नहीं देने। बोलते ओके। मैंने कहा 5 लाख लूँगी मैं। बोलते हाँ 5 लाख। तो मेरे को लगा ये 5 लाख पे कैसे मान गए, मतलब मेरे दिमाग में वो 75,000 रुपये, अभी भी 75,000 की मैंने लिया था, है ना, बेवकूफ़ी इतनी, मैं महानालायक हूँ। तो पैसे के मसले में सच्ची मैंने बहुत बेवकूफ़ी की। तो मैं वहाँ गई तो जसविंदर भल्ला मेरे साथ गाड़ी में बैठे, उसको बोले तूने 15 लाख मुझे साइनिंग अमाउंट दिया था ना, तो 10 मेरे घर पे पहुँचा देना। मुझे लगा ये शेखी मार रहा है कि इतने पैसे थोड़े मिल सकते हैं, मैं खुद 5 लाख ले रही हूँ इतना काम करने के बाद। बाद में मुझे पता चला पंजाबी फिल्मों का तो स्टैंडर्ड ही बहुत अप हो गया। वहाँ तो लोग 50 लाख कैरेक्टर आर्टिस्ट ले रहे हैं और आपने 5 लिया? 5। तो मैंने 5, फिर मैंने सोचा चलो अब ठीक है, अभी आने दो और बन जाए। कपिल के शो में भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मैंने 15,000 रुपये में काम करती थी मैं तब, सीरियल्स में, फिल्मों में भी मेरे को ना पैसे पर डे 15,000 लेती थी। तो उन्होंने बोला कि हम एक रियलिटी शो बना रहे हैं ना, ये वाला 75,000 देंगे। मुझे लगा 75,000 गलत, मेरी बहन बोलती गलत सुना है तूने, 75 नहीं होगा, कम होगा। मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा आपने 75 बोला, ये थोड़ा कम है। कंफर्म करने के लिए कि 75 है। बोलते नहीं हमारा बजट ही पास नहीं, लेकिन हम बढ़ा देंगे अगर शो हिट हो गया, 75 अभी कर दी। वो रख के मैं खूब नाची, मैंने कहा 75 मिल रहा है पर डे। तो मेरे को पैसे नहीं कमाने आए सिद्धार्थ, मैंने बहुत कम जितने, मतलब मेरी फिल्म हिट हो जाती थी ना तो मुझे पता ही नहीं चलता था पैसे बढ़ाने चाहिए, मतलब क्योंकि हमारी बैकग्राउंड वो नहीं थी और मैं बैठती भी नहीं थी लोगों के बीच में। तो मुझे लगता था ये 35,000 रुपये दिए हैं इसने, अगली में भी 35 ले लेने हैं, इसमें भी हिट होने के बाद भी। आज तो एक फिल्म हिट होती तो लोग करोड़ों पे पहुंच जाते हैं। तो मैं बहुत साल तक वही कम पैसे में 75 में फिल्म कर ली, 15,000 पर डे पे काम कर लिया, ऐसे करती रही। कपिल के शो तक मैं यही करती रही। मैं आज सोचती हूँ कि मतलब मैंने कितना, मतलब इतनी बेवकूफ़, इतनी हिट फिल्में होने के बावजूद वहीं पे अटकी। लोग भी मुझे बस ये इतना दिया था तो इतना, बाद में कोई डबिंग पे देते ही नहीं थे मुझे। मेरी मदर को आके मिल लेते थे, वो हमारी फिल्म में हमारा बहुत लॉस हो गया, आप उपासना को समझाइए। वो भी 15-20 हज़ार वो भी खा लेते थे वो लोग। तो ऐसे करके मैंने काम किया, आता ही नहीं था कैसे बिजनेस करना है, किस तरह से पैसे मांगने हैं या क्या करना है। अब जाके आया है, अभी अब मांगती है, जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं पर अभी मांगती है, अच्छा ना? नहीं, अब मतलब जितना मैं डिजर्व करती हूँ उतना मैं ले लेती हूँ, लेकिन पहले तो आया ही नहीं कभी की, नहीं तो मैं पता नहीं कितना। पर अभी तो पूरा वसूली कर सकती है ना, इतने सालों का एक शॉट में कर सकती है अभी आप। अभी तो और भी काम करना है ना, तो
तो जितना बचा था उस टाइम पे अभी आप मांगो डबल करके। नहीं, मुझसे हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। पर ठीक है, भगवान ने लेकिन मुझे इतना काम दिया, मतलब मैं अभी तक इतने साल में लगातार काम, मैं छोड़ती हूँ कि नहीं 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 मुझे नहीं करना, लेकिन आज तक काम करना, और बहुत बड़ी बात है कि आपको काम मिलता है और लोग आपको पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात। मैं आज भी शोज़ करने जाती हूँ, मैं देखती हूँ ऑडियंस कितना मुझे मतलब अप्रिशिएट करती है या कैसे। 40 साल जी। हाँ, तो आप सोचिए। अब रियल लाइफ में आप एनिमल्स को बहुत प्यार करती है ना, मैंने सुना है। बिल्कुल। हाँ। मैं स्ट्रेज के लिए काम करती हूँ। जब बचपन में मेरे पास 22 जानवर थे घर पे, मेरे वहाँ पे मेरे तीतर, चकोर, चूहे, बिल्लियाँ सब थे, लेकिन मेरा हमेशा जिससे जानवरों के साथ बहुत ही प्यार रहा है। और अभी सिद्धार्थ मेरे घर पे 4 कैट्स हैं जो स्ट्रे कैट्स हैं। अच्छा। हाँ, और मेरी बिल्डिंग में 15-16 बिल्लियाँ हैं जो सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आती हैं। उनको पता नहीं कैसे टाइम पता लगता है, मैं उनको खिलाती हूँ। मेरा सुबह 1.5 से 2 घंटे जानवरों को खिलाने में जाता है। मैं सड़कों पे डॉग्स को और कौओं को और सबको खिला रही होती हूँ। तो ये अच्छा है आपने मुझसे सवाल पूछा। मैं आपके ज़रिए लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्ट्रेज़ की हेल्प करो। मतलब उनको लोग खाना तो क्या देना, उनको मारते इतना है, इतनी क्रूएलिटी है स्ट्रेज़ के लिए। लोग मतलब मैं पूरी रात सो नहीं पाती कई बार जब मैं देख लेती हूँ वो इंस्टा वगैरह पे। तो आजकल इतनी सर्दी है, थोड़ा सा उनके लिए बाहर कुछ रख दें, बोरी रख दें कम से कम। बल्कि उनको मैंने कई बार देखा कि किसी ने रखा हो तो वो उठा के फेंक देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो हमारे इंडिया में मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमी मुझे अपनी कंट्री में लगती है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। अगर इनको कोई मार देता है तो 50 रुपये उनको देने पड़ते हैं, सिर्फ मर जाए कोई तो 50 रुपीज़। जो वो कब बना था वो कानून, जब 50 रुपये की कोई वैल्यू थी। आज 50 रुपये की क्या वैल्यू है। मैंने रोज़ मैं ऐसी क्रूएलिटी देखती हूँ, तो मैं बस हाथ जोड़ के आपके थ्रू लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितने भी जानवर हैं, ये कैट्स हैं, डॉग्स हैं या कोई भी हैं, घोड़े हैं, कुछ भी है, प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। आप मंदिरों में जाके इतनी पूजा करते हैं, गौ माता पे पूजा कर रहे होते हैं, कहीं दूध चढ़ा रहे होते हैं, कहीं कुछ, तो बाहर उन्हीं को मारते हैं। गौ माता को आप आपके दरवाजे पे आ जाए तो आप उनको मारते हैं। कुत्तों के मंदिर बने हुए हैं, वैसे आप हर एक भगवान के साथ आप देखिए, आपको कोई ना कोई एनिमल दिखाई देगा। वहाँ पे जाके आप उसकी पूजा कर रहे होते हैं, बाहर आप क्या कर रहे हैं उनके साथ। मतलब, और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मैं जब से मैंने स्ट्रेस के लिए काम करना शुरू किया है, ये अपना खाना अपने लिए खुद लाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, भगवान की दया से, टचवुड, कि मेरे पास किसी चीज़ की भी कभी कोई कमी रही हो। उसका सारा जो मैं क्रेडिट है वो मैं एनिमल्स को देती हूँ। कि अगर आपने, कई लोगों ने मेरे कहने पे शुरू किया ये एनिमल्स को खिलाना, और आज वो मुझे बोलते हैं कि उपासना तुमने मुझे बहुत अच्छा काम लगाया। मतलब ये अपने आप हमारे दुख, अपनी तकलीफ़ें, हमारी सब चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। और मतलब एक बार करके आप देखिए, आपके जो भी गली के बाहर अगर कुत्ता ही है, उसको अगर 2 बिस्किट ही आप रोज़ डालने लगें, आप अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखेंगे। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपको एक खुशी महसूस होती है। मेरी 2 बेटियां हैं ना, अधीरा और साइशा। अधीरा 9 साल की है, साइशा 6 साल की है। वो जो कॉलोनी में है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वो फीड करती है। अरे वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। और अपने आप, ऐसे नहीं कि बोलते हैं कि अच्छा करो, ये सब कुछ नहीं, अपने आप करती बल्कि है। पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने, मतलब मैं सोचती हूँ कि जो एनिमल्स को प्यार करता है वो इंसान कभी ख़राब नहीं हो सकता, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जो एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी करता है वो किसी के साथ भी कर सकता है। वही लोग रेप्स और चोरियाँ और ये क्योंकि उनके अंदर वो भावना ही नहीं है दया की, उनके अंदर वो अच्छाई नहीं है, तो वो ही करते हैं। आप कभी भी देखिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस की प्लीज़ हेल्प करिए। जाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको दूंगा, ठीक है? ये मेरी वाइफ नेहा ने हाँ, कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स बनाया है। ओह, वाटर बेस्ड है, अल्कोहल नहीं है इसमें, विटामिन ई है विच इज ग्रेट फॉर द स्किन ऑफ किड्स। हम जैसे लोग भी ग्रोन अप्स यूज करते हैं। अच्छा, वही मैं सोचूं मैं हाँ, कैसे लगाऊंगी तो ये इसको। आपके लिए हमारे साइड से थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, लगा के बताऊंगी कैसा है। पक्का। और एक चीज कहना चाहता हूँ दिल से, मैं फैन बॉय था
हूँ और रहूंगा। थैंक यू सो और मच, आपकी थैंक यू। अच्छाई झलकती है, आई कैन फील योर नाइसनेस। नहीं, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे बताया कि मुझे लोग बुलाते हैं, बहुत लोग बुलाते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं देखोगे पॉडकास्ट में, मैं नहीं जाती। पर जब आपके यहाँ से मुझे कॉल आया, मुझे लगता है कि मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैं आपकी फ़ैन हूँ। सच में मुझे अच्छा लगता है आपके शो। नहीं, पर मैं आपका ज्यादा बड़ा फैन हूँ। हाँ, ऐसे नहीं। हाँ। ठीक है, आप बड़े रहिए। आई एम ओनली 22।